हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट तकुमी से, जो एक एकदम ऑर्डिनरी जापानीज लड़का है। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी जब तक सडनली, बिना किसी वार्निंग के, वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में नहीं पहुंच गया। वो दुनिया दुनिया मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी थी। और वहां सबसे पहले उसका सामना सी रैंक रेड वुल्व्स के एक पैक से हुआ। सारे वुल्व्स एक साथ उस पर झपट पड़े, लेकिन पैनिक करने या भागने के बजाय टकुमी ने अपनी एयर सॉफ्ट गन टाइटली पकड़ी और कंप्रेस्ड एयर फायर करनी शुरू कर दी। शॉट्स। अजीब बात तो यह है कि उन शॉट्स ने उन भेड़ियों को इतनी आसानी से साफ कर दिया, जैसे वो कोई बड़ी बात ही ना हो। भले ही उस नई दुनिया में आए हुए उसे सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे, पर वो वहां इतनी फास्ट अडेप्ट हो गया जैसे वो हमेशा से इसी का वेट कर रहा हो। वो काफी टाइम से इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। वुल्व्स से पीछा छुड़ाने के बाद उसने उनकी बॉडीज कलेक्ट की और अपनी इन्वेंट्री में डाल दी। और तभी ट्रूथ रिवील हुआ। तकुमी अपनी मर्जी से इस वर्ल्ड में नहीं आया था। हुआ ये था कि रूलर सिल की वजह से उसकी डेथ हुई थी। गलती से। हाँ, ये लिटरली एक अनइंटेंशनल एरर ही था। सिल उसके सामने आया और अपनी इनकम्पिटेंस की वजह से जो भी हुआ था उसके लिए सॉरी बोला। तकुमी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है या उसके आसपास एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसने पूछा कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। सिल ने उसे बताया कि वो एक लेजेंडरी सेक्टर में है और सिल खुद उस जगह का रूलर है। डीप डाउन तकुमी को लगा कि ये सब बस किसी नए तरह का धोखा है, लेकिन सिल ने तुरंत उसके थॉट्स रीड कर लिए और बोला कि यहाँ कोई डिसेप्शन नहीं हो रहा, किसी भी तरह का धोखा या फ्रॉड। तकुमी का शौक और भी बढ़ गया जब सिल ने फिर से सॉरी बोला और उसे बताया कि वो उसके थॉट्स रीड कर सकता है। फिर उसने उसे रीअश्योर करने की कोशिश की, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो उस वक्त ये इंटेंशनली नहीं कर रहा था और वो वर्ड्स बस गलती से निकल गए थे। हाँ, ऑब्वियसली गलती से ही हुआ था। सिल ने उससे कहा कि वो उसे बिना किसी टाइटल्स के डायरेक्ट उसके नाम से बुला सकता है। तो तकुमी ने उससे कहा कि वो सब कुछ ऐसे एक्सप्लेन करे जो उसे एक्चुअली समझ आ सके। और तब सिल ने एकदम डायरेक्टली बोल दिया, तकुमी की मौत गलती से हो गई थी। वो बातें उसे किसी जोरदार झटके जैसी लगी। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और सुनते हैं कि तकुमी बता रहा है कि सिल डायमेंशंस के बीच के एक रिफ्ट को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, पर उसने ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पावर यूज़ कर ली और एंड में रिफ्ट को हिट करने के बजाय उसने खुद तकुमी को ही उसमें भेज दिया। एक दूसरी दुनिया। उसकी लाइफ 28 की एज में ख़त्म हो गई थी और यह नई बॉडी जिसमें वो अब था, सिल ने स्पेशली उसके लिए क्रिएट की थी, जिसने उसे अपनी रूल की हुई एक दुनिया में री इनकारनेट किया था। इतना ही नहीं, सिल ने उसे इस दुनिया की नॉलेज भी दी थी और कई ऐसी एबिलिटीज जो उसे वहां सरवाइव करने में हेल्प करेंगी। जब टकुमी ने अपना स्टेटस विंडो खोला तो उसने देखा कि वो ऑलरेडी लेवल 3 पर पहुंच गया है, वो भी काफी सॉलिड स्टैट्स के साथ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने 3 रेड वुल्व्स मारे थे। जब वो फॉरेस्ट में चल रहा था, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ, सोचा, उसे 2 छोटे बच्चे दिखे। वो दिखने में तो बहुत क्यूट थे, पर उनके फेसेस पर थकान साफ दिख रही थी। उसने उनके पास जाकर उनकी फैमिली के बारे में पूछा, पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन भूख के मारे उनके पेट जोर जोर से गुरगुर कर रहे थे। तकुमी को याद आया कि सिल के पास उसने अपनी इन्वेंट्री में थोड़ा खाना रखा हुआ था, तो उसने कुछ फ्रूट्स निकाले और उन्हें ऑफर किए। फिर उन्हें भरोसा दिलाने के लिए उसने उनके सामने खुद भी एक फ्रूट खाया। ये देखकर दोनों बच्चे बड़े मजे से खाने लगे। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो दोनों ट्विन्स हैं, और ये बात तो एकदम साफ दिख रही थी। उनमें से एक लड़का था और एक लड़की, पर दोनों दिखने में बिल्कुल स्ट्रीट चिल्ड्रन जैसे लग रहे थे। फिर सडनली तकुमी के लिए कुछ क्लोथ्स आए और उसने वो उन दोनों बच्चों को दे दिए। स्ट्रेंजली इनफ वो ट्विन्स एक ही सेकंड में बिल्कुल साफ और नीट हो गए। फिर उसने उन्हें बताया कि वो जंगल छोड़कर पास की एक सिटी जाना चाहता है और पूछा कि क्या वो उसके साथ चलना चाहते हैं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने उनके स्टैट्स चेक किए तो पता चला कि दोनों 5 साल के हैं और किसी का भी कोई नाम नहीं है। तभी उसने डिसाइड किया कि वो उनका नाम एलन और लेना। उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में ये काफ़ी सस्पिशियस लगता, पर क्योंकि हम अडॉप्शन वाली एक एनिमे में हैं, तो सब कुछ एकदम नेचुरली चलता है, भले ही ये बिल्कुल भी नेचुरल ना हो। ट्रैवल करते वक्त तकुमी ने नोटिस किया कि वो दोनों बच्चे बड़े एफर्टलेसली मूव कर रहे थे और बिना थके उसे फॉलो कर रहे थे, जिस वजह से उसे लगा कि उनमें कुछ तो स्ट्रेंज है। माना कि वो स्ट्रॉन्ग थे, पर थे तो बच्चे ही,
इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर रुककर उन्हें रेस्ट दे देते हैं। पर सडनली ट्विन्स आगे की तरफ तेजी से निकल गए। मैं टेंशन में उनके पीछे भागा, और जब उसने सामने बड़े बड़े बोर्ड्स देखे तो उसने मैजिक यूज नहीं किया ताकि गलती से किसी को चोट ना लग जाए। पर जब उसने देखा कि उन दो बच्चों ने कितनी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को ढेर कर दिया, तो वो एकदम शॉक रह गया। उसी मोमेंट उसे समझ आ गया कि वो दोनों सच में काफी पावरफुल हैं। उसने उनसे पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि आगे मॉन्स्टर्स हैं, पर उन्होंने बस सर हिला दिया। तो उसने उन्हें बोला कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करने से पहले मुझे वार्न कर देना, क्योंकि मैं तो डर के मारे मरने ही वाला था। थोड़ी देर बाद ट्विंस को एक और मॉन्स्टर फील हुआ। तकुमी को लगा कि वो पहले भी इस फॉरेस्ट में रह चुके होंगे, तभी वो इस एनवायरनमेंट से इतने फेमिलियर थे। इस बार बच्चों ने पहले तकुमी को वार्न किया, फिर मॉन्स्टर पर जंप करके उसे 1 सेकंड में ढेर कर दिया। उसने उन्हें थैंक यू बोला, क्योंकि इस बार टाइम उन्होंने उसे एडवांस में ही बता दिया था, और वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। पर जब उसने देखा कि वो कितने अडोरेबल हैं, तो उसे खुद थोड़ी एम्बैरसमेंट फील होने लगी। पूरा दिन बस यही चलता रहा, और रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को उन्होंने ख़त्म कर दिया। जब अंधेरा होने लगा, तकुमी ने डिसाइड किया कि डिनर वो बनाएगा, और उसने ट्विंस को हेल्प करने के लिए बोला। पता भी नहीं चला और उन्होंने ढेर सारी फायरवुड जमा कर ली। तब तक टकुमी ने कुछ स्क्यूअर्स रेडी कर लिए। खाते खाते टकुमी को याद आया कि शुरू में बच्चे कितने रिजर्व्ड और चुप चुप रहते थे, पर अब वो कितना हंस खेल रहे थे, और वो लोग काफी फ्रीली बात कर रहे थे। और ये देखकर वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या वो लोग उससे अटैच हो गए हैं। रात को उसने एक प्रोटेक्टिव बैरियर सेटअप किया, और फिर सब सो गए। अगले दिन जब वो सिटी पहुंचे, गार्ड्स ये जानकर हैरान रह गए कि वो गोगो फॉरेस्ट से आया था, जो एक ए रैंक फॉरेस्ट है और काफी डेंजरस है। एक आदमी को दो बच्चों के साथ वहां से निकलते देखना सस्पिशियस तो लगना ही था। इसलिए तकुमी ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि वो कंट्री साइड से मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढने आया है। वो हर्ब्स की वो फॉरेस्ट के ज्यादा डीप नहीं गया था, और बच्चों को खुद को डिफेंड करना आता था। एक गार्ड ने, जिसके लाल बाल थे, उससे पूछा कि क्या उसे वो हर्ब्स मिल गए। तकुमी ने उन्हें निकाल कर दिखाया, और गार्ड ने कंफर्म किया कि वो सच में मेडिसिनल हर्ब्स ही हैं। खुश होकर उसने तकुमी से उसका आईडी कार्ड मांगा। तकुमी थोड़ा हेजिटेट करने लगा, और बताया कि वो एक रूरल एरिया से आया है और उसके पास कोई आईडी नहीं है। ये सुनकर गार्ड उसे इंस्पेक्शन के लिए अंदर ले गया। उससे काफी सारे पेपर्स फिल करवाए, और फिर उसका हाथ क्रिस्टल, ताकि वो कंफर्म कर सकें कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। हालांकि टकुमी ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी वो थोड़ा टेंस फील कर रहा था, स्पेशली इसलिए क्योंकि उसे ट्विंस की सिचुएशन अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आई थी। पर लकीली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गार्ड ने उन्हें टेम्पररी कार्ड्स दिए, और उसे समझाया कि अगर वो लंबे टाइम तक रुकना चाहता है, तो बेटर होगा कि वो एक ऑफिशियल कार्ड बनवा ले। फिर उसने बच्चों को देखकर स्माइल किया, पर बच्चे उसकी स्माइल देखकर डर गए। थोड़ी देर बाद जब वो सिटी के अंदर वॉक कर रहे थे, तो ट्विंस डर के मारे अपने आसपास देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो चर्च के अंदर चले गए। तकुमी ने बच्चों को थोड़ी देर वेट करने को बोला, और फिर एल्टर की तरफ गया ताकि वो सिल से कांटेक्ट कर सके। सिल ने उससे पूछा कि नए वर्ल्ड में सब कैसा चल रहा है। तकुमी ने उसे उन ट्विंस के बारे में बताया जो उसे फॉरेस्ट में मिले थे, और कैसे वो उन्हें वहां अकेला नहीं छोड़ सका, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ ले आया। पर क्योंकि वो अकेले उनकी केयर नहीं कर सकता था, उसने उन्हें किसी ऑर्फनेज भेजने का सोचा था। जैसे ही तकुमी ने ये बात बोली, टेंशन साफ दिखने लगी। सिल के फेस पे ये बात तुरंत दिख गई, और उसने फौरन उसे ऐसी बातें बंद करने को कहा। तकुमी ने बड़े कामली रिप्लाई किया कि उसे स्टार्टिंग से ही फील हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ है, सिल उस सब से कनेक्टेड है, क्योंकि उसे किसी सेफ या पीसफुल जगह भेजने के बजाय उसने उसे उसे एक एक्सट्रीमली डेंजरस ए रैंक फॉरेस्ट में ले जाया गया। ये वही फॉरेस्ट था जहां उसने ट्विंस को ढूंढा था, और सबसे स्ट्रेंज बात तो ये थी कि वहां रहने वाले मॉन्स्टर्स भी उन्हें हरा नहीं पाए थे। सिल ने एक बार फिर अपोलोजाइज किया, पर टकुमी ने एक क्लियर और डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, पर अनफॉर्चुनेटली सिल ने उसे बोल दिया कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। यहां हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ एक रूलर नहीं है, जैसे विंड का रूलर, फायर का रूलर, वाटर का रूलर, अर्थ का रूलर, मेरियानाला। तकुमी ने सारे डॉट्स कनेक्ट किए और कहा कि अगर विंड रूलर खुलकर बात नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ट्विंस किसी दूसरे रूलर से रिलेटेड है। सेल ने स्माइल किया और माना कि तकुमी सच में काफी इंटेलिजेंट है। फिर उसने बताया कि ट्विंस कोई आम बच्चे नहीं हैं, और ये कि उन्हें फॉरेस्ट में छोड़ना काफी डेंजरस होता।
पर फिर भी उसे इससे ज़्यादा बताने की परमिशन नहीं थी। तकुमी ने डिसाइड किया कि वो उसे और सवालों से प्रेशर नहीं करेगा, पर उसने एक इम्पॉर्टेंट बात पूछी, क्या वो ट्विंस को हैंडल करना और उनका ध्यान रखना कंटिन्यू कर सकता है। सिल ने आंसर दिया कि ऐसा करना ये उसके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी, जैसे किस्मत में खुद उसे अपनी गलती सुधारने का एक चांस दिया हो, क्योंकि उसकी वजह से एक्सीडेंट में टकुमी की मौत हो गई थी। बात खत्म करने से पहले टकुमी ने एडमिट किया कि सच तो ये है कि उसका कभी भी ट्विंस को ऑर्फनेज में छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। पहले तो वो सिल से बात खत्म करके वो बच्चों के पास वापस गया और उन्हें बोला कि किसी इन में चलना ही बेस्ट रहेगा, ताकि वो ठीक से रेस्ट कर सके। रही बात सिल की, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे कोई इतना काइंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला मिल गया था। इतनी सिंसेरिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। जब वो इन पहुंचे तो तकुमी ने दोनों बच्चों को बेड ट्राई करने को बोला। वो बेड के आइडिया से ही इतने फैसिनेटेड थे, जैसे उन्होंने पहली बार कोई रियल बेड देखा हो। और बस कुछ ही मोमेंट्स में उन्होंने एग्जॉशन इतनी ज़्यादा थी कि वो ऑलमोस्ट तुरंत ही सो गए। रही बात टकुमे की, तो इतने लंबे और बिजी दिन के बाद उसे भी नींद ने घेर लिया। अगले दिन जब वो सोकर उठे, टकुमी ने देखा कि ट्विंस एकदम चुपचाप बैठे उसे देख रहे हैं। उसने उन्हें एक गुड के साथ ग्रीट किया। सुबह का वक्त था और जब उन्होंने उसे आंसर किया, तो वो जेन्युइनली सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसने पहली बार उनकी वॉइस सुनी थी। पहले तो वो उनकी साइलेंस की वजह से काफ़ी वरिड था, पर उनका बोलना स्टार्ट करना ही उसके लिए एक मेजर स्टेप था और उसे काफ़ी रिलीफ मिला। लाइफ पता ही नहीं चला और उसने उन्हें जेंटली हक कर लिया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने बाहर निकलकर एडवेंचरर्स गिल्ड जाने का डिसाइड किया। जब वो गिल्ड पहुंचे तो वो रिसेप्शनिस्ट लूना से मिले। तकुमी ने उसे बताया कि वो एज एन एडवेंचरर रजिस्टर होना चाहता है, कि वो उन दोनों बच्चों को भी अपने साथ रजिस्टर करवाना चाहता था। लूना थोड़ी सरप्राइज थी और उसने उसे बताया कि रजिस्ट्रेशन की कोई मिनिमम एज नहीं है, पर बच्चों को बैटलफील्ड पर ले जाना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। फिर भी तकुमी ने इंसिस्ट किया, तो लूना ने उसे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। सारे प्रोसीजर्स खत्म करने के बाद वो लोग आसपास एक्सप्लोर करने लगे। इतनी भीड़ और अनजान चेहरों के बीच ट्विंस थोड़े नर्वस हो रहे थे, पर टकुमी ने उन्हें रीअश्योर किया कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद लूना वापस आ गई। उन्हें अपने कार्ड साथ रखने को कहा गया और समझाया गया कि ये कार्ड्स आइडेंटिफिकेशन की तरह भी काम करेंगे। तकुमी ने अपने कार्ड को देखा और नोटिस किया कि वो लेवल 11 पर पहुंच गया है। कार्ड पर यह भी लिखा था कि वो ह्यूमन है, जिसे देखकर उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी होने लगी। उसी वक्त लूना ने शुरू किया। वो यूज गिल्ड सिस्टम एक्सप्लेन कर रही थी। उसने बताया कि रैंक्स बिगिनर्स के लिए एफ से स्टार्ट होती हैं और एस तक जाती हैं, जिसे हीरोज की रैंक माना जाता है। इसके ऊपर एक एस रैंक भी थी, पर वो बहुत ही स्पेशल रैंक थी और आज तक पूरी गिल्ड की हिस्ट्री। उसने ये भी समझाया कि क्वेस्ट्स अकेले या ग्रुप्स में कंप्लीट किए जा सकते हैं और किसी भी पार्टी का रैंक उसके मेंबर्स के एवरेज रैंक से डिसाइड होता है। अगर उसे काम शुरू करना था तो उसे रिसेप्शन से एक क्वेस्ट सिलेक्ट करके सारे ज़रूरी प्रोसीजर्स पूरे करने होंगे। थैंक यू बोलने के बाद तकुमी ने लूना से उन्हें एक पार्टी की तरह रजिस्टर करने को कहा। लूना ने पार्टी का नाम पूछा तो उसने थोड़ी देर सोचा। क्योंकि उनकी लाइफ किसी न किसी तरह रूलर्स से कनेक्ट हो गई थी, तो उसे लगा कि एग्स नाम फिटिंग रहेगा। उसने नाम बताया और लूना ने ऑफिशियली उन्हें रजिस्टर कर दिया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो अपना पहला क्वेस्ट चूज करने नोटिस बोर्ड की तरफ गए और उन्होंने मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करने का मिशन फाइनल किया। लूना ने उन्हें समझाया कि क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए उनके पास 3 दिन का टाइम है और इस तरह उस पार्टी का पहला रियल मिशन शुरू हुआ। जैसे ही वो रास्ते पर आगे बढ़े, रोड पर उन्हें एक स्लाइम मिला और ट्विंस तुरंत उसके साथ इतनी मासूमियत से खेलने लगे, जैसे वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक खिलौना हो। थोड़ी देर बाद तकुमी को एक मेडिसिनल हर्ब मिली, तो उसने ट्विंस को उसकी अपीयरेंस डिटेल में समझाई ताकि वो उसे पहचान सकें, और उसने समझाया कि बिना डैमेज किए इन्हें सही से कैसे कलेक्ट करना है। हैरानी की बात तो ये थी कि ट्विंस ने बहुत ही कम टाइम में ढेर सारी हर्ब्स कलेक्ट कर ली थी। जब वो गिल्ड वापस आए तो लूना स्टन्ड रह गई कि उन्होंने सिर्फ आधे दिन में इतना सारा स्टॉक जमा कर लिया था। तकुमी ने उसे बताया कि बच्चों ने सच में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला था। लूना ने हर्ब्स की क्वालिटी चेक करने के बाद उन्हें उनका रिवॉर्ड दे दिया। उसी वक्त तकुमी ने ट्विंस को दिल से थैंक यू बोला, क्योंकि उसे लगता था कि क्वेस्ट तो असलियत में उन्होंने ही कंप्लीट किया है। अचानक एक चिढ़ा हुआ आदमी वहां आया और मजाक उड़ाते हुए पूछने लगा कि कुछ छोटे बच्चे गिल्ड के अंदर क्या कर रहे थे। एकदम से ट्विंस टकुमी के पीछे छुप गए
तो वो आगे बढ़ा और उस बाल्ड आदमी के सामने खड़ा हो गया। उसने साफ बोल दिया कि बच्चे उसके साथ हैं और अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा सीधा बोल दे। उस आदमी ने गुस्से में जवाब दिया कि गिल्ड तो ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। तकुमी ने बड़े कामली जवाब दिया कि ट्विंस तमीज से बिहेव कर रहे हैं और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। लेकिन वो बंदा चिल्लाने लगा कि उनका वहां होना ही उसे अनॉय कर रहा है। फॉर्चुनेटली लूना ने बीच में आकर सिचुएशन संभालने की कोशिश की, पर वो आदमी और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया। बस एक पल में ट्विंस ने मूव किया और उसे बैक टू बैक 2 किक्स मार दिए। तकुमी एकदम पैनिक हो गया और उन पे चिल्लाया कि तुरंत रुक जाओ, इससे पहले कि मैटर और एस्केलेट हो जाए। जब सिचुएशन ठंडी हुई तो उसने थोड़ा ऑकवर्डली लूना से पूछा कि क्या इसकी कोई पनिशमेंट होगी उन्हें। पर लूना ने उसे रीअश्योर किया और बताया कि जो कुछ भी हुआ वो सेल्फ डिफेंस था, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक उसी वक्त वो लाल बालों वाला आदमी जिसे उन्होंने पहले सिटी गेट पर देखा था अंदर आया और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। उसी टाइम बाकी एडवेंचरर्स खींच रहे थे। गंजे आदमी की बॉडी गिल्ड से बाहर निकाली गई। फिर लूना ने टकुमी को धीरे से बताया कि ट्विंस रो रहे हैं। टकुमी तुरंत उनके पास गया और पूछा कि क्या वो ठीक है। फिर रोते रोते उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए। ये काफ़ी इमोशनल सीन था और उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उससे कितने ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं। टकुमी को याद आया कि शायद उसने उन पे थोड़ा चिल्लाया था, तो उसने तुरंत उन्हें रियश्योर किया और बोला कि वो उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा और टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर उसने उस रेड हेड बंदे को सब कुछ एक्सप्लेन किया जो भी हुआ था, और बदले में उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि उसका नाम ग्रैनल रॉबिन था और वो शिरन हेडक्वार्टर्स का वाइस कमांडर था। ताकुमी ने उसे बताया कि बच्चों को लग रहा था कि वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा, जिस पर रॉबिन काफ़ी अपसेट हो गया और उसने पूछा कि क्या वो कभी ऐसा कुछ कर भी सकता है। इस सवाल से थोड़ा इरिटेट होकर ताकुमी ने रिप्लाई दिया कि वो ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता। फिर भी वो सच में काफी कंफ्यूज था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ट्विंस ने ऐसा क्यों सोचा कि वो उन्हें छोड़ देगा, स्पेशली जब उन्हें मिले ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। रॉबिन ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो उसके बच्चे हैं, और टकुमी ने अपना पहले तो वो डिनाई करता रहा, फिर एक्सप्लेन करने लगा कि वो उनसे पहली बार गाया फॉरेस्ट में मिला था। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि वो खो गए हैं या अबैंडन कर दिए गए हैं, पर इतनी डेंजरस जगह पर वो उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ पाया। इसके बाद उसने पूछा कि क्या कोई हाल ही में जंगल में कार्ट्स और कैरावैन्स पे अटैक होने की न्यूज़ आई थी। ये सुनते ही लूना को एक पुरानी इंसिडेंट याद आई और उसने बताया कि जंगल में स्लेव ट्रेडर्स पर अटैक हुआ था और उन्होंने शायद मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को वहीं फेंक दिया होगा, खुद को बचा सकें। इससे सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो गई। तो टकुमी ने रॉबिन से पूछा कि अगर वो ट्विंस को फॉर्मली अडॉप्ट कर ले तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी। जब रॉबिन ने देखा कि बच्चे उससे कितने ज़्यादा अटैच्ड है, तो उसने साफ कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने तो ये तक प्रॉमिस किया कि वो अपने वाइस कमांडर वाली पोजीशन यूज़ करके ये इंश्योर करेगा कि टकुमी की गार्डियनशिप को लीगली रिकग्नाइज कर लिया जाए। टकुमी ने उसे थैंक्स बोला, पर उनकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती उससे पहले ही लूना बीच में आ गई। लूना ने टकुमी से पूछा कि क्या वो गाया फॉरेस्ट के अंदर गया था, क्योंकि उसे उस जगह के मॉन्स्टर्स से मिलने वाले मटेरियल्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। तकुमी ने उसे बताया कि उसके पास सच में रेड वुल्फ्स के कुछ मटेरियल्स हैं, और ये सुनकर वो एकदम हैरान हो गई और उससे वो मांगने लगी। तभी वॉल नाम का एक बंदा वहां आया और उसने उसे वो बेचने की एडवाइस दी, क्योंकि लूना को ऐसे मटेरियल्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। तकुमी मान गया। उसने मटेरियल सेल कर दिए और बदले में उसे काफ़ी बढ़िया अमाउंट मिला। उसके बाद लूना ने रॉबिन की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो गिल्ड मास्टर से बात नहीं करने वाला। उसने रिप्लाई किया कि एक उसके साथ एक्सपेडिशन कैंपेन डिस्कस करनी थी। ऐसे कैंपेन्स टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किए जाते थे ताकि फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर वो बिना रोक टोक के बढ़ते गए तो अपनी टेरिटरी से बाहर निकलकर शहरों के लिए खतरा बन सकते थे। क्योंकि वो फॉरेस्ट ए रैंक था, तो एक्सपेडिशन छोटी होगी पर स्ट्रेंथ के मामले में एकदम ओवरवेलमिंग होगी। फिर उसने तकुमी की तरफ देखा और उससे बताया कि वो भी इस कैंपेन में उनके साथ जाएगा। तकुमी एकदम शॉक हो गया और रीजन पूछने लगा, क्योंकि वो तो अभी बस एक बिगिनर एडवेंचरर ही था। पर वॉल ने बीच में आके उसे फालतू बातें बंद करने को कहा, क्योंकि क्योंकि उसने खुद ही अपने आप को इस सिचुएशन में फंसाया था। जैसे ही उसने बोला कि उसके पास रेड वुल्फ्स के मटेरियल्स हैं, तब टकुमी को रियलाइज हुआ कि उसे थोड़ा काम रहना चाहिए था और अपने वर्ड्स थोड़ा केयरफुली चूज करने चाहिए थे। उसके बाद वॉल गिल्ड मास्टर से बात करने गया और निकलने से पहले उसने टकुमी को भागने की कोशिश नहीं करनी थी, क्योंकि वो उसे एक्सपेडिशन में ऐड करने के लिए एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट सबमिट करने वाला था।
टकुमी को तब फील हुआ कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, पर उसकी सोच तभी रुक गई जब उसने देखा कि ट्विंस कॉइन्स खाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से उसे उनकी तरफ भागना पड़ा ताकि कुछ बुरा होने से पहले वो उन्हें रोक सके। थोड़ी देर बाद वॉल गिल्ड मास्टर से मिला और उसे कैंपेन के लिए एडवेंचरर्स ऑर्गेनाइज करने को कहा, और उसने टकुमी का नाम भी रेकमेंड किया ताकि उसे भी टीम में शामिल किया जाए। थोड़ी देर बाद हम टकुमी को ट्विंस के साथ सिटी स्ट्रीट्स पर कामली वॉक करते हुए देखते हैं। हालांकि उसे इस न्यू वर्ल्ड में आए अभी पूरा एक महीना भी नहीं हुआ था, पर वो काफ़ी अमेजिंग तरीके से यहाँ अडाप्ट कर चुका था। रही बात उन दोनों बच्चों की, तो वो काफ़ी डरे हुए थे। शुरू में सब थोड़ा स्ट्रेंजर सा लग रहा था, पर अब वो काफ़ी काम हो गए थे और अपनी न्यू लाइफ के आदी हो चुके थे। उनकी पार्टी, जिसका नाम एग्स था, 2 दिन काम और 1 दिन रेस्ट का सिस्टम फॉलो करती थी, जिस वजह से उनकी एनर्जी बची रहती थी। एक दिन जब वो ब्रेकफास्ट, तकुमी ने बोला कि खाना बहुत टेस्टी था, पर फिर भी उसे लगा कि कुछ मिसिंग है। क्योंकि वो जापानीज था, तो उसे सोया सॉस की ज़रूरत फील होना नेचुरल था, क्योंकि उसके लिए उसके बिना खाना बिल्कुल इनकम्प्लीट था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि ये दुनिया में बस 3 टाइप्स की ब्रेड मिलती थी: वाइट ब्रेड, बार्ले ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड। तब उसे वो फैंसी डेकोरेटेड ब्रेड्स और स्वीट्स की याद आने लगी, जिनकी उसे आदत थी। और उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो खुद ब्रेड बनाए। ये सुनकर ट्विंस काफ़ी एक्साइटेड हो गए और उन्होंने पास की एक बेकरी जाने का डिसाइड किया। जैसे ही वो लोग अंदर एंटर हुए, बेकर ने पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, और तकुमी ने उसे बताया कि वो कुछ खरीदने नहीं बल्कि एक छोटा सा फेवर मांगने आए हैं। उसी वक्त बेकरी का ओनर वहां आ गया और पूछा कि क्या मैटर है। तो उसकी बेटी मिशेल ने उसे बताया कि तकुमी उनसे एक फेवर मांगना चाहता था। बेकर का नाम रैड था। तकुमी ने उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया और समझाया कि वो अपने साथ लाए हुए इंग्रेडिएंट्स यूज करके एक स्पेशल तरह की ब्रेड बनाना ट्राई करना चाहता है। मिशेल ने नोटिस किया कि इंग्रेडिएंट्स में एक चीज जैम थी, दूसरा वाला उसे थोड़ा अनफेमिलियर लगा। तब तकुमी ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये पेस्ट्री क्रीम है और इसे अवन में डालने से पहले ब्रेड के अंदर फिल करना होता है। रैड को इस एक्सपेरिमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसने एडमिट किया कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ बनाया नहीं था। तो तकुमी टकुमी ने डिसाइड किया कि वो उसे स्टेप बाय स्टेप मेथड सिखाएगा। कुछ ही देर में टकुमी एक बेकर के रोल में उनके सामने ब्रेड बनाने लगा ताकि वो मेथड सीख सके। रैड ने उसे कॉपी करने की कोशिश की और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वहीं एलन और एलिना भी एक्साइटेड हो गए और पार्टिसिपेट करने लगे। भी रैड ने तकुमी को बोला कि उसे भी हेल्प करनी होगी, तो तकुमी ने दूसरी तरह की ब्रेड बनाने के लिए थोड़ा अंको निकाला। वो सारा दिन और काफ़ी रात तक काम करते रहे, अलग अलग वैरायटीज़ बेक करते हुए। जब फाइनली उनका काम खत्म हुआ, तो वो उस मोमेंट का वेट करने लगे जब अवन से ब्रेड बाहर निकली। जब ब्रेड फाइनली रेडी हुई और उन्होंने टेस्ट की, तो रैट और मिशेल उसका फ्लेवर देखकर एकदम हैरान रह गए। फिर उन्होंने टकुमी से पूछा कि क्या वो इस टाइप की ब्रेड बेकरी में सेल कर सकते हैं, और कहा कि वो कस्टमर्स को बता देंगे कि ये रेसिपी उसी की है। उनका ये भी प्लान था। सेल्स पर कमीशन देने की बात हुई, पर तकुमी ने बड़े पोलाइटली मना कर दिया और कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी था कि जब भी उसका मन करे, वो उनसे वो ब्रेड खरीद सके। ऑनेस्टली उसके एटीट्यूड में बिजनेस माइंडेड थिंकिंग जैसा कुछ था ही नहीं। राड ने बोला कि वो नए फिलिंग्स और डिफरेंट वैरायटीज ट्राई करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। वहीं एलन और एलेना को टेस्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने बोल दिया कि उन्हें ये ढेर सारा खाना है। अगले दिन गिल्ड के अंदर लूना ने स्माइल के साथ टकुमी का वेलकम किया और उसे प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। टकुमी ने एक्सपेक्ट किया था कि उसका लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा, पर वो सरप्राइज हो गया जब उसने देखा कि वो लेवल 13 पर पहुंच गया है। साथ ही उसे कुछ अजीब स्किल्स भी मिल गई थी, जैसे लॉन्ड्री और सोइंग। ऑनेस्टली उसे खुद भी वो स्किल्स काफ़ी ऑड लग रही थीं, फिर भी वो ये तो मानना ही पड़ेगा कि डेली लाइफ में वो कितने यूज़फुल थे। लूना ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि एक बिगिनर एडवेंचरर के हिसाब से उसकी प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट थी। उसने ट्विंस की भी तारीफ की और पॉइंट आउट किया कि साफ दिख रहा है कि वो कितनी मेहनत और डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। फिर उसने उससे पूछा कि क्या उसने कभी कंसिडर किया है डंजन विजिट करते वक्त। ताकुमी को तुरंत सिल की दी हुई इन्फॉर्मेशन याद आई कि इस वर्ल्ड में टोटल 108 डंजन्स अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। लूना ने उसे बताया कि सिलिन के पास एक काफ़ी वेल नोन 15 फ्लोर्स वाला डंजन है, और क्योंकि सिटी के आसपास मॉन्स्टर्स का काउंट काफ़ी कम था, इसलिए बहुत सारे एडवेंचरर्स वहां अपना लेवल फास्ट बढ़ाने के लिए जाते थे। तकुमी ने थोड़ी देर सोचा, फिर ट्विंस से कहा कि वो जाकर उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं,
लेकिन लूना ने उसे वार्न किया कि भले ही डंजन काफ़ी क्लोज था, पर वहां पहुंचने में आधा दिन तो बस पैदल चलने में निकल जाएगा और एक्सप्लोर करने में तो कई दिन लग सकते हैं। ताकुमी ने उसे समझाया कि उसका इरादा बस वहां जाने, जगह देखने और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का ही है। ये सुनकर लूना को काफ़ी रिलीफ मिला, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि उसने मान लिया था कि वो उसे क्लियर करने का अपनी पहली ही विजिट में पूरा डंजन। पर सरप्राइज की बात तो ये थी कि देखते ही देखते तकुमी और ट्विंस डंजन के थर्ड फ्लोर पर पहुंच भी गए थे। ये सब एलन और एलेना की वजह से पॉसिबल हो पाया, जो उसे गाइड कर रहे थे, क्योंकि उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन सच में कमाल का था। जैसे ही वो आगे बढ़े, तकुमी ने नोटिस किया कि ये अर्थ डंजन था, जिसका मतलब था कि यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर्स अर्थ एलिमेंट के थे। उनके सामने एक जायंट मोल जैसा मॉन्स्टर आया, पर वो काफी वीक लग रहा था। तकुमी ने ट्विन से कहा कि उससे डील करने के लिए, पर अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने बड़ी आसानी से उसे ढेर कर दिया। हारते ही मॉन्स्टर तुरंत वैनिश हो गया और पीछे एक आइटम छोड़ गया। तकुमी ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि डंजन मॉन्स्टर्स मरने पर गायब हो जाते हैं और लूट छोड़ देते हैं, और ऐसे ड्रॉप्स कभी कभी ये काफ़ी रेयर या वैल्यूएबल हो सकता है। ट्विंस ने उस जगह को अच्छे से चेक किया, पर वहां मूल ने सिर्फ एक विस्कर छोड़ा था, तो वो दोनों स्माइल करते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद तकुमी ने डिसाइड किया कि अब ब्रेक लेने का टाइम है और उसे डिनर रेडी करना चाहिए। फिर उसने एक मैजिकल टूल समन किया। टूल जो कि बस एक सिंपल सा स्टोव था। सीन काफी अजीब था, पर क्लियरली उसकी एबिलिटीज की वजह से वो आराम से अलग अलग टूल्स समन कर पा रहा था। थोड़ी ही देर में खाना रेडी हो गया और ट्विन्स उसे टेस्ट करके बहुत खुश हुए। खाने के बाद वो बड़े सुकून से सो गए, प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर, जो उनके आसपास के एरिया को सिक्योर कर रहा था। अच्छे से रेस्ट करने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट की और रास्ते में मिलने वाले हर मॉन्स्टर को हरा दिया। फाइटिंग, ईटिंग और रेस्टिंग का यही पैटर्न चलता रहा जब तक वो 10th फ्लोर तक नहीं पहुंच गए, जहां उन्हें एक सीक्रेट मिला। एक रूम था जिसमें एक ट्रेजर चेस्ट रखा था। तकुमी ने उन्हें बताया कि ऐसे चेस्ट्स में वैल्यूएबल ट्रेजर्स हो सकती हैं, पर ये उतने ही खतरनाक ट्रैप्स भी हो सकते हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पहला चेस्ट खुद इंस्पेक्ट करेगा। जब उसे कंफर्म हो गया कि सब सेफ है, उसने ट्विंस को उसे खोलने दिया। उसके अंदर उन्हें दो पोर्शंस मिली, एक मैना रिकवरी के लिए और दूसरी हीलिंग के लिए। लूट काफ़ी सिंपल थी, पर ठीक उसी वक्त उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ गया और एक सिंक्रोनाइज डबल स्ट्राइक के साथ ट्विंस ने उसे क्रेजी स्पीड से ख़त्म कर दिया। बैटल के बाद तकुमी ने एक वाइल्ड की हाइड शेप, और ट्विंस काफ़ी एक्साइटेड हो गए ये सोचकर कि शायद ये काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है। तकुमी को अब रियलाइज होने लगा था कि ट्विंस के पास सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं, चाहे वो कॉम्बैट हो या अपने आसपास की चीज़ों को सेंस करना। वो बिना किसी डर के आगे बढ़ते गए और जो भी मॉन्स्टर उनके सामने आया, वो लगभग अपने आप हार गए। इस बात का उसे राहत का एहसास हुआ कि कम से कम वो बुरे लोगों के हाथों में तो नहीं पड़े, और शायद यही वजह थी कि सिल उनके बारे में शुरू से इतना चिंतित था। फिर भी ताकुमी को कभी कभी लगता था कि शायद वो उन पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने लगा था। अच्छा, जब वो अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी जुड़वा भाइयों ने उसे आवाज दी और उसे नजदीक के एक राक्षस के बारे में चेतावनी दी। जैसे ही उसने देखा, पता चला कि ये एक जहरीला मिट्टी का सांप था। उसने जुड़वा को चेतावनी दी और उन्हें बताया कि इस बार इस राक्षस को उस पर छोड़ दो। ताकुमी ने एक पत्थर उठाया और सांप की तरफ फेंक दिया, उसे डिस्ट्रैक्ट किया, फिर कटिंग विंड का इस्तेमाल करके उसे तुरंत मार डाला। तुरंत बाद ही मधुमक्खियों का एक झुंड दिखाई दिया। जुड़वा बहुत उत्साहित हो गए और अकेले लड़ने की इजाजत मांगी, तो ताकुमी ने हाँ कर दी और उन्हें मौका दे दिया। शुरुआत में उनके वार सटीक नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने ताकुमी के तरीके को कॉपी किया और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, और उसी पल उनकी ताकत एक डरावने तरीके से सामने आई। ताकुमी खुश था, क्योंकि उसने उन्हें मजे करते देखा, तो उसने उन्हें आज़ादी से लड़ते रहने दिया, जबकि वो बैठ गया और अपना सामान संभालने लगा। जब ट्विंस ने मधुमक्खियों ने वो शहद इकट्ठा किया जो राक्षसों ने पीछे छोड़ दिया था, और उसे ताकुमी को दे दिया। जैसे ही उसने शहद देखा, वो बहुत उत्साहित हो गया और उन्हें बताया कि एटिल्डिया में शहद बहुत महंगी सामग्री मानी जाती है। उस पल के बाद जुड़वां भाई हर मधुमक्खी के पीछे भागने लगे। वो लोग वहीं मिले थे। शिकार खत्म करने के बाद ताकुमी ने उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया और जुड़वां बहुत खुश हो गए। लेकिन अचानक शहद की मदमदाती एक और झुंड दिखाई दिया, और इस बार ताकुमी ने खुद उनसे निपटना शुरू कर दिया। जब मधुमक्खियों की संख्या बढ़ गई,
तो जुड़वा भी लड़ाई में शामिल हो गए और उसकी मदद की। आखिरकार उन्होंने शहद की एक विशाल मात्रा इकट्ठा कर ली। फिर वो डंजन में आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि अंत में 15वीं मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने विशाल दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा, एक विशाल हॉल में खुद को पाया। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और उससे पहले उनके सामने एक विशालकाय राक्षस दिखाई दिया। एक विशालकाय धरती का केंचुआ। तकुमी तुरंत समझ गया कि जब तक वो इस राक्षस को नहीं हराते, तब तक वो वहां से नहीं जा पाएंगे। इसीलिए उसने जुड़वा को कहा कि वो कहीं सुरक्षित जगह छिप जाए, जबकि वो खुद लड़ाई संभाल लेगा। केंचुए ने उसकी हवा से बचने की कोशिश की, हमले करके कीचड़ की गेंदों से उस पर टूट पड़े, लेकिन उसने आसानी से सारे हमलों को बिखेर दिया। फिर सीधा विंड एरो दागा और लड़ाई को तुरंत खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद वो थोड़ा सा हैरान खड़ा रहा और खुद से सोचने लगा, क्या दरअसल वो राक्षस इतना कमजोर था, या फिर उसने खुद खुद उन आशीर्वादों की वजह से मजबूत हो गया था जो उसे मिले थे। जब उसने लूट को इकट्ठा करना शुरू किया, तो पता चला कि मॉन्स्टर ने पीछे काफी सारी चीजें छोड़ दी थीं। उसी पल जुड़वा उसके पैरों से चिपक गए और धीरे से पूछा, खत्म हुआ? ताकुमी मुस्कुराया और बोला, हाँ, खुशी से भरा। ताकुमी को यह देखकर खुशी हुई कि वो सुरक्षित थे। फिर अचानक उन्होंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे, मानो वो उसका आभार व्यक्त कर रहे हों। ताकुमी का चेहरा लाल हो गया और हैरानी से उसने पूछा, क्या तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे हो? उन्होंने हाँ में जवाब दिया और उसके दिल में गहरी गर्मजोशी और कृतज्ञता का एहसास हुआ। उसके बाद एक खास डिवाइस आया जो उन्हें डंगन की पहली मंजिल पर वापस ले गया, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा ट्रेजर चेस्ट भी था। जब उसने चेस्ट खोला तो अंदर फायर बम मिले, ऐसे बम जो मैजिक से चार्ज होने पर फटते थे, और जिसने भी उन्हें फेंका उनसे दूर रहने की जरूरत थी। ताकुमी को लगा कि वो ग्रेनेड की तरह थे, और जब उसने जुड़वा बच्चों को उनसे खेलते देखा तो वो बहुत घबरा गया। उसने तुरंत उन्हें छीन लिया और समझाया कि ये बहुत खतरनाक थे। जैसे ही उन्होंने ट्रांसफर और कुछ हुआ, वो तुरंत तुरंत दंगन के बाहर ले जाया गया। ताकुमी ने उन्हें बताया कि अब शहर वापस जाने का वक्त आ गया है। लेकिन रास्ते में अचानक जुड़वा भाई बहन ने दूर खड़े कुत्ते की तरफ इशारा किया। सिर्फ ये कुत्ता बिल्कुल आम नहीं था, ये एक फेनेरर था। ताकुमी ने उस जानवर को ध्यान से देखा और वो हैरान रह गया जब पता चला कि ये लेवल 25 का एस रैंक फेनरियर था। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि इसके और तकुमी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट था। उसे बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कब और कैसे बना होगा, और वो तुरंत याद आया कि बिना उसके नोटिस किए साइल ने ही ये सब किया होगा। जैसे ही उसने उस तरफ इशारा किया, जॉयल सीधा उसके पास दौड़ा गया। तकुमी ने देखा कि फेनरियर उसे देख रहा था, मानो कुछ उससे उम्मीद कर रहा हो। तो उसने धीरे से उसके सिर को सहलाया। फिर जुड़वा उसके चारों ओर घूमने लगे और उसे घेर लिया, बोलते हुए कि ये बिल्कुल एक नाम देने की जरूरत थी। ताकुमी ने उनसे पूछा कि उनका क्या ख्याल है। फिर नाम के तौर पर जोएल का सुझाव दिया। जुड़वा बच्चे बहुत उत्साहित हो गए और घोषणा कर दी कि उन्हें यह नाम बहुत पसंद आया। बहुत समय बाद वो आखिरकार शहर में पहुंच गए। ताकुमी ने जुड़वा को बताया कि जोएल शहर के अंदर नहीं जा सकता। उन्हें क्योंकि सामान्य लोग किसी राक्षस की मौजूदगी से डर जाते, तो उसने फैसला किया कि वो उसे अपनी छाया के अंदर छुपा लेगा, और उन्हें समझाया कि मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्ट्स को डार्क मैजिक का एक रूप माना जाता है, और इसी वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट खुद को छुपा सकता है और नज़रों से गायब हो सकता है। थोड़ी देर बाद तकुमी ने सिल से मिलकर उससे कॉन्ट्रैक्ट्स और जादुई जीवों के बारे में पूछा। शुरू में सिल को समझ आ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब तकुमी ने स्पष्ट किया कि वो जॉयल की बात कर रहा है, तो सिल थोड़ा असहज हो गया और विषय बदलने लगा। फिर उसे याद आया कि वो बैनरर को पानी के शासक ने भेजा था, और वो खुद उस जीव का स्वागत करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था। इसी वजह से उसने अगले दिन उसके लिए एक और जीव बुलाने का फैसला किया। तकुमी ने उसे रोक दिया और सीधे पूछा, पानी के शासक के परिवार से तुम्हारा क्या मतलब है? पानी। सिल ने जवाब दिया कि उसका मतलब ठीक उसी से था, पानी के शासक का परिवार, और शायद उन्होंने आभार व्यक्त करने के लिए जोएल के साथ कई अन्य चीजें भी भेजी है। फिर सिल ने एक साथ सारी चीजें ताकुमी को सौंप दी। तकुमी ने ध्यान दिया कि जुड़वा पानी के तत्व के साथ काफी जुड़े हुए लग रहे थे, और जब उसने इन्वेंट्री खोली तो वो सिल द्वारा भेजी गई हर चीज देखकर हैरान रह गया। तो तकुमी ने मजबूरन हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उस रात वे सिर्फ थकान से सो गए, और अगले दिन जब वो उस जगह पहुंचे जिसके बारे में सिल ने उन्हें बताया था,
तो उन्हें एक विशाल बाघ और एक विशालकाय पक्षी अपना इंतजार करते हुए मिले। ताकुमी मुस्कुरा पड़ा जब उसने इतनी सावधानी से तैयारी देखी, और एहसास हुआ कि सिल ने जानवरों का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी जिन्हें उसने भेजा था। बाघ था एक आकाशीय बाघ, लेवल 25, एस रैंक, जो हवा के तत्व पर नियंत्रण रखता था और आकाश में अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ सकता था। उसका रूप बेहद राजसी था। वो पक्षी था थंडर हॉक, लेवल 20, ए रैंक, बिजली को नियंत्रित करने में सक्षम और तेज व अचानक हमलों में माहिर। जुड़वा नामों में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद ताकुमी ने केंदुए का नाम हीट और पक्षी का नाम बोल्ट रख दिया। सिल ने उन्हें जादुई कॉलर भी भेजे थे जो जॉयल और वो छोटे छोटे चिबी रूप में दिखाई देने लगे ताकि वो बिना ध्यान खींचे उनके बगल में चल सके। जुड़वा बहुत उत्साहित हो गए और खुद के लिए भी कॉलर मांगने लगे, लेकिन ताकुमी को एहसास हुआ कि ऐसी चीज उनके लिए ठीक नहीं होगी। चाहे वो कितने भी प्यारे क्यों न लगें, फिर भी वो बच्चे थे। तो उसने पानी के शासक द्वारा भेजी गई चीजों में से ज्यादा ढूंढकर उनके लिए कुछ सही पेंडेंट निकाले जो सुरक्षित थे और कोई खतरा नहीं था। उन पेंडेंट्स में ट्रैकिंग, रेजिस्टेंस और मैजिकल रीइंफोर्समेंट के जादुई टोटे थे ताकि जुड़वा हमेशा मैजिक के साथ सुरक्षित रहें। जादुई बैग्स जिनमें वो अपना सारा सामान रख सकते थे। अब वो आराम से अपनी एडवेंचर जारी रखने के लिए तैयार थे। इसके बाद हम उन्हें शहर के अंदर घूमते हुए देखते हैं, जब तक कि जुड़वा एक खिलौनों की दुकान के सामने नहीं रुक जाते और अंदर की हर चीज से बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब वो दुकान के अंदर दाखिल होते हैं तो एलेना, उसने कई बहुत प्यारे प्यारे हेयर टाई चुने, और मानो यही काफी ना हो, उसने तकुमी के रंगों से मैच करने के लिए काले रंग के भी चुन लिए। तकुमी पूरी तरह घबरा गया। इतना प्यारा नज़ारा देखकर लग रहा था जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी बोल्ड था। स्टोर में काम कर रही महिला ने उससे पूछा, जुड़वा बच्चों ने दिखाए जा रहे कपड़ों में से कुछ पहनने की कोशिश की। सच कहूं तो ये बिल्कुल जबरदस्त चाल थी, क्योंकि जुड़वा उन नमूना कपड़ों में इतने प्यारे लग रहे थे कि ताकुमी को अंत में उनके लिए कई आउटफिट खरीदने पड़ गए। उस रात ताकुमी बैठकर सोच रहा था कि वो एलन के लिए एक खास तोहफा लाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या चुने, क्योंकि जो चीजें उसे खुश कर सकती थीं बस इस दुनिया में मौजूद नहीं थीं, और इसलिए मामला थोड़े समय के लिए टाल दिया गया। अगले दिन उनके पहले ऑफिशियल मॉन्स्टर हंटिंग का वक्त आ गया। गा फॉरेस्ट के अंदर मिशन। उन्होंने अच्छे से तैयारी की, नाश्ता किया और फिर नाइट से मिलने चले गए। वहां रॉबिन ने उन्हें वाइस कमांडर इजैक रीसनर से मिलवाया। जैसे ही इजैक ने दो छोटे बच्चों को जंगल के अंदर इतने खतरे में जाते देखा, उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन रॉबिन ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि जुड़वां कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना कि वो दिखते हैं, और राजा रानी सीधे तौर पर उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो उसे उनकी बजाय खुद के बारे में चिंता करना चाहिए। इसके बाद रॉबिन ने सभी को बताया कि वो एक ट्रांसपोर्ट कैरेज के जरिए जंगल के अंदर जाएंगे। शादी। लेकिन तकुमी को एहसास हुआ कि कोई उन्हें एक अजीब और डरावनी नज़र से देख रहा था। तभी से कुछ अजीब सा होने लगा। एलन और एलेना को भी वही महसूस हुआ। हालांकि उस पल उनकी सूझबूझ खास तौर पर तेज नहीं थी, लेकिन वो महसूस करना बिल्कुल असली था। रेमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो नज़र दुश्मनाना थी या बस उत्सुकता भरे। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अगला सफ़र जारी रखेगा, लेकिन सतर्क रहेगा और उस अजीब सी एहसास का स्रोत ढूंढने की कोशिश करेगा। जब वो जंगल पहुंचे तो रॉबिन ने प्लान बताया। वो वहां 5 दिन रुकेंगे और शिकार के मिशन की शुरुआत करेंगे। फिर उन्होंने कैंप लगाने के लिए एक उचित जगह ढूंढना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दूसरे एडवेंचरर से भी थोड़ा बहुत वाकिफ हो गए। वो लोग सामान्य दिखने वाले थे, जिनमें कोई खास तौर पर जबरदस्त ताकत नजर नहीं आ रही थी, जैसे ब्लॉन्ड रूडोल्फ, ट्विन ब्रेड्स वाली लड़की आयरिस और एक आदमी जिसका नाम था गो, और उसके साथ एक दूसरा आदमी। फिर वो दोनों इलाके की तलाशी लेने लगे और सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, जब तक कि जुड़वा भाइयों को उत्तर दिशा से कोई दुश्मन आते हुए महसूस नहीं हुआ। गिल के पास डिटेक्शन की क्षमता थी, फिर भी उसे भी दुश्मन का पता तब तक नहीं चला जब तक कि थोड़ी देर बाद उसे एहसास नहीं हुआ, जिससे साफ हो गया कि यह दुश्मन कोई सामान्य नहीं था। बस इतना ही नहीं, जुड़वा की सेंसरी एबिलिटीज कितनी ताकतवर थीं ये भी दिख गया। दुश्मन एक ताकतवर लाल भेड़िया था, लेकिन नाइट हमला कर पाता इससे पहले ही जुड़वा उसकी तरफ झपटे और ऐसी रफ्तार से उसे खत्म कर दिया मानो कोई गेंद खेल रहे हो। जब ताकुमी ने यह नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए।
तकुमी घबरा गया क्योंकि उसे याद आया कि उसने उन्हें यह बताना भूल गया था कि आज का प्लान चुपचाप और बिना ध्यान खींचे आगे बढ़ना था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, खासकर जब नाइट्स वहीं खड़े हॉरर में देख रहे थे कि जुड़वा भाई मॉन्स्टर के शव को घसीट रहे हैं, मानो वो कोई खिलौना हो। तकुमी ने शांति बनाए रखने की कोशिश की, ध्यान दिया और बाकी लोगों के लिए थोड़ी जंग और मूवमेंट छोड़ने को कहा। लेकिन रॉबिन ने जल्दी ही समझ लिया कि जो भेड़िया उन्होंने हराया था वो सी रैंक का था, और बोला कि हालांकि उसे पता था कि जुड़वा लड़के प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पूरी टीम को अपने ऊपर उठा लेंगे। ताकुमी के पास कोई चारा नहीं था, मगर उन्होंने सबको समझाया कि जुड़वा लंबे समय तक जंगल में रहे हैं, इसीलिए वो जगह को समझने और उसमें घूमने में इतने माहिर हो गए हैं। और वाकई सब उन जुड़वा के पीछे पीछे चलने लगे जब वो जरूरी पौधे और सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। ताकुमी की सलाह की वजह से एलन और रीना ने भी कभी कभी मॉन्स्टर्स को मारने का काम दूसरों पर छोड़ देना शुरू कर दिया और टीम को ओर्क्स के एक ग्रुप के खिलाफ बैटल लीड करने दिया। रॉबिन ने इस मौके को पकड़ा और कंफर्म कर लिया कि ताकुमी सिर्फ एक ई रैंक एडवेंचरर नहीं है, इसलिए उसने रूडोल्फ को उसकी रेकमेंड करने को कहा शहर लौटते ही रैंक इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए। लेकिन ज्यादा बड़ा सरप्राइज ये था कि ऑर्क्स आमतौर पर ग्रुप में अटैक नहीं करते और ना ही जंगल के हिस्से में दुश्मन दिखने वाले थे, इसलिए सबको लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक उन्होंने एक लाल रंग की आसमान में एक फ्लेयर दिखी और यही संकेत था कि बाकी दो यूनिट्स में से एक खतरे में थी। वक्त बहुत कम था, इसलिए ताकुमी ने हवा की ताकत का इस्तेमाल करके जल्दी से वहां पहुंचने का रास्ता बनाया, और वहां उसने देखा कि एक नाइट लाल भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था। बिना एक पल भी गंवाए, हिचकिचाहट के साथ उसने और उसकी टीम ने उन्हें तेजी से खत्म कर दिया। जब वो दूसरों के पास वापस लौटे तो माहौल फिर से मजाक अंदाज और हंसी ठिठोली में बदल गया, लेकिन फिर उन्हें वो अजीब नज़र महसूस हुई जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। उस रात ताकुमी को झटका लगा जब उसने देखा कि एडवेंचर्स जो डिनर बनाने वाले थे वो बस मीट और सब्जियों का सूप था, बस इतना ही। हाँ, भूख तो मिटा देता था, लेकिन ये उसकी उम्मीद से कहीं दूर था। तो उसने पूछा कि आयरिस एक असली मील क्यों नहीं बना रही, लेकिन टीम ने उसे बताया कि उसकी खाना बनाने की कला उन सब में सबसे खराब थी, और अगर उसे रसोई के पास जाने दिया गया तो शायद वो जहर खाकर मर जाएंगे। इस बात पर ताकुमी एक पल के लिए झटके में आ गया, पूरी तरह अविश्वास में, और उसे खुद से सोचना पड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी औरतें खाना बनाने में अच्छी ना हो। उसने फैसला किया कि वो उन्हें कुछ निर्देश दे देगा ताकि वो एक शानदार डिनर बना सकें। अगले दिन ताकुमी को फिर लगा कि कोई उसे देख रहा है, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया जंगल और भी अजीब होता गया, क्योंकि पूरे दिन लगभग कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। हालांकि एक्सपेडिशन इसी तरह चलती रही जब तक कि अचानक सब कुछ नहीं बदल गया। उनका सामना एक विशालकाय बुरे सांप से हो गया जो हर तरह के फिजिकल और मैजिकल अटैक को झेल सकता था। तकुमी को तुरंत समझ आ गया कि यह दुश्मन असली खतरा है, तो उसने अलन को बताया और लेना ने दूरी बनाए रखी, जबकि वो और योद्धा उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेकार। उसी पल तकुमी को फिर से वो दुश्मन नजर महसूस हुई जो सीधे उस पर केंद्रित थी, और उसका ध्यान बिखर गया। ठीक उसी पल जुड़वा भाई बहन ने कोशिश की, दखल देने आए, लेकिन राक्षस ने उन्हें एक जोरदार वार से उड़ा दिया। असली खतरा ये था कि इस दुनिया के दो सबसे छोटे और सबसे ताकतवर प्राणी अब जमीन पर लेटे थे। इतना देखकर ताकुमी का डर से पूरा दिमाग खराब हो गया। गुस्सा उसके भीतर उबल रहा था, क्योंकि किसी के हत्यारा इरादे की वजह से और खुद की गलती की वजह से जुड़वा बच्चे चोटिल हो गए थे। उस पल उसके दिल में मौजूद सारा गुस्सा एक साथ इकट्ठा हो गया, और उसने एडवांस्ड विंड मैजिक आजमाने का फैसला किया। लेकिन स्वाभाविक रूप से वो इतना करने में सक्षम नहीं था। अपने आप इसे अंजाम देते हुए उसने रूडोल्फ और दूसरों से विशाल सांप का ध्यान भटकाने को कहा, जबकि वो अपने हमले को चार्ज करने पर फोकस कर रहा था। एडवेंचरर्स ने उसके लिए वक्त खरीदने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे किया, और जब तकुमी को लगा कि अब सब कुछ तैयार है, उसने उन्हें वापस जाने को कहा और फिर छोड़ दिया। सैकड़ों छोटे छोटे हवा आधारित हमलों का एक तूफान था, जिसने ना सिर्फ सांप को मार डाला बल्कि जंगल के एक बड़े हिस्से को भी तबाह कर दिया। रॉबिन ने कहा कि उसने इतनी जबरदस्त ताकत का जादू पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हालांकि जुड़वा के घाव ठीक हो रहे थे, तकुमी को आखिरकार उन अजीब नजरों का स्रोत मिल ही गया। पूरे जोश के साथ उसने बैंगनी बालों वाले एक घुड़सवार शूरवीर
सागिसी की तरफ धुआंधार कर दिया, उसे अपनी तलवार से दबोच लिया और जवाब मांगा। रॉबिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था, और खुद सगीसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तकुमी ने उससे पूछ ही लिया कि वो उसे खून की प्यास भरी आंखों से क्यों देख रहा था। रुडोल्फ ने भी यही बात कंफर्म कर दी, क्योंकि उसने भी वही नजरें देखी थीं, और इसलिए वो उसे दबाते रहे। यहां तक कि आखिरकार सगीसी ने इतनी ईर्ष्या जो उसे महसूस हो रही थी उसे स्वीकार कर लिया। तकुमी को ये एहसास हुआ कि सागेसी अपने कमांडर की इज्जत तो करती थी, लेकिन मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा था, क्योंकि वो लाल बानों वाले उस आदमी में भी दिलचस्पी रखती थी, और इसी वजह से ईर्ष्या की भावना भी थी। सेक्सी होना यहाँ ऐसा था जो किसी को भावनाओं को मैनिपुलेट करने पर मजबूर कर देता था। उसके बाद शर्मिंदगी का एक सिलसिला आया। ढेर सारे मजाक, रॉबिन की तरफ से पूरी तरह ठुकराहट, टूटे दिल, और आखिरकार मामला इतना आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद वो लोग एक अच्छा डिनर करने के बाद तकुमी ने अपने स्टैट्स चेक किए और देखा कि वो लेवल 25 पर पहुंच चुका था, और उसके पास वाटर मैजिक में 50 पॉइंट्स थे, जिससे वो काफी हैरान रह गया। उसे लगा कहीं ये सिल की तरफ से कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट तो नहीं। लेकिन ये बात पीछे छूट गई जब उन्होंने मिशन खत्म करके घायलों का इलाज कराने के लिए शहर वापस लौटने का फैसला किया। अगले दिन तकुमी की मुलाकात एडवेंचरर्स गिल्ड मास्टर से हुई, जिनका नाम जोहान था। उन्हें रॉबिन और रुडोल्फ की तरफ से रिपोर्ट मिल चुकी थी, और दोनों ने जोर देकर कहा था कि तकुमी की रैंक को ए रैंक तक बढ़ा दिया जाए। एक तरफ तो ये अच्छी बात लग रही थी, और ट्विंस के साथ भी ऐसा ही करना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ऐसी प्रमोशन से क्वेस्ट्स की मुश्किल बढ़ जाएगी, जिन्हें वो ले पाएंगे, और उन्हें ज्यादा खतरे में डाल देगी। इस बारे में सोचते हुए मैटर त्रकुमी ने दृढ़ता से कहा कि जुड़वा को अभी के लिए सिर्फ डी रैंक तक ही रखा जाए, ताकि वो अपेक्षाकृत सुरक्षित परिस्थितियों में सी रैंक से लेकर बी रैंक तक के क्वेस्ट ले सके। इसके बाद लूना ने उनके कार्ड अपडेट किए और उससे सभी कार्ड वापस ले लिए, फल जो उन्होंने अपने पिछले साहसिक कार्य के दौरान इकट्ठा किए थे, और वो इस बात पर बहुत उत्साहित थी। फिर हम ताकुमी को चलते हुए देखते हैं, जो अपने बड़े परिवार के साथ वक्त बिताने का आनंद ले रहा है, जबकि जुड़वा बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे थे, जैसे मजाकिया चेहरे बनाना और जो को बोलना सिखाने की कोशिश करना। ईमानदारी से कहूँ तो ये शायद ये बात बेतुकी लगे, लेकिन चूंकि वो दोनों बच्चे बेहद प्रतिभाशाली थे, इसलिए यह पूरी तरह नामुमकिन नहीं था कि जो एक दिन बोलना सीख जाए। थोड़ी देर बाद ताकुमी ने तय किया कि अगर जुड़वां बच्चे साहसिक कार्यों में काम करने वाले थे, तो उन्हें पैसों का प्रबंधन करना सीखना होगा। इसलिए उन्हें सब कुछ बता दिया जो जानने की जरूरत थी। कुछ उदाहरणों के बाद जुड़वा बच्चे मार्केट जाने और कुछ चीजें खरीदने के लिए तैयार थे, और सभी दुकानदार हैरान थे कि वो कितने तेज थे। आखिरकार वो लाइब्रेरी पहुंचे, और ताकुमी सीधा मैजिक सेक्शन की तरफ गया, जहां उसे एक मिला एक बहुत ही शानदार किताब, जिसके जरिए वो पानी तत्व में अपनी क्षमताएं विकसित कर पाएगा। जुड़वा भाइयों ने उससे पूछा, ये किताब क्या है? और जब वो उन्हें समझाने लगा, तभी एक बुजुर्ग उत्सुक महिला उनकी बातचीत सुन रही थी। तो उसने उन्हें चित्रों वाली किताबों का एक सेट तोहफे में देने का फैसला किया, जो पढ़ना सीखने में मदद करने के लिए बिल्कुल सही थी। ईमानदारी से कहें तो तकुमी के अंदर एक बहुत लंबी अवधि तक चलने वाली सोच का विकास हो रहा था, और बहुत दूर से देखा जाए तो ये एक दिन जुड़वां बच्चों को अंततः स्पेस इंजीनियर्स के स्तर तक ले जा सकता था। अगले दिन वो आगे बढ़े, लगातार गिल्ड के काम ले रहे थे, और इस बार उन्होंने एक छोटा सा मिशन चुना, एक खोए हुए बिल्ली को ढूंढना। ताकुमी ने अपने साथ फेमिलियर्स को बुलाया, क्योंकि वो मिशन में मददगार साबित हो सकते थे। कई घंटों तक खोजने के बाद जुड़वा भाई बहन ने खोज जारी रखने पर जोर दिया, और आखिरकार उन्हें बिल्ली मिल गई। वो थी, ये एक छोटा सा प्यारा सा और बहुत तेज जीव था, और फिर उन्होंने इसे इसके मालिक को वापस कर दिया। इससे जुड़वा और भी ज्यादा उत्साहित हो गए, और दूसरी चीजें ढूंढने के लिए बेचैन हो गए। लेकिन लूना ने उन्हें बताया कि अब उपलब्ध एकमात्र क्वेस्ट पास के गांव में गॉब्लिन्स को खत्म करना था, क्योंकि इनाम इतना कम था कि किसी भी एडवेंचर ने इस मिशन को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन तकुमी ने इसे अपने स्किल्स बढ़ाने का एक अच्छा मौका समझा, और तुरंत हाँ कर दी। इस तरह वो गांव पहुंचे, और जब गांव के सरपंच ने पहली बार उन्हें देखा, तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये लोग काम आ सकते हैं। बहुत उपयोगी। उसकी प्रतिक्रिया समझ से बाहर नहीं थी। सोचो, तुम्हारी खेती बाड़ी आपातकाल में है, हर रोज गॉब्लिन्स के झुंड आकर सब कुछ तबाह कर रहे हैं, और जब तुम सेना के आने का इंतजार कर रहे हो, तो सामने आने वाले पहले लोग होते हैं एक आदमी और दो बच्चे।
खुशकिस्मती से तकुमी को एहसास हो गया था कि पहला इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, तो उसने तुरंत अपना आईडी कार्ड दिखा दिया और बता दिया कि वो ए रैंक है। उसके बाद वो आगे बढ़ा और जानवरों में से एक को छोड़ दिया, या बल्कि उसने ट्विंस और उनके familiar को जानवरों में से एक को छोड़ने दिया। दुश्मनों पर हमला करने के लिए परिचित जीव, जुड़वा ने इतना खून खराबा किया कि पूरा माहौल हिल गया। लेकिन उनकी सूरत देखकर लग रहा था जैसे कोई प्यारा सा मजाक चल रहा हो। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि ये परिचित जीव टेलीपैथी के जरिए बात भी कर सकते थे। ताकुमी ने एक पतली सी धुएं की लकीर के पीछे उसने देखा कि लड़ाई की वजह से एक छोटी आग लग गई थी। तो उसने मौके का फायदा उठाकर पानी के जादू की किताब से जो कुछ सीखा था उसे आजमाने का फैसला किया। उसने सबसे आसान चीज से शुरुआत की, एक पानी का गोला बनाना। लेकिन बात इतनी सही नहीं चली, तो उसे थोड़ी मदद की जरूरत पड़ी, चाहे वो सीधे तौर पर कभी माने नहीं। थोड़ी देर बाद एलन और एलेना ने उसे अपना प्यार देकर सांत्वना दी और धीरे से उसके सिर को सहलाया। इसके बाद वे गांव वालों को अलविदा कहकर गिल्ड वापस लौटे ताकि अपना इनाम ले सकें। उस रात जुड़वा बच्चों ने ताकुमी से मछलियों की किताब पढ़ने को कहा। और तभी उस पल उसे एहसास हुआ कि हालांकि जुड़वा बहुत ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने परिचित जगहों की सीमा को नहीं छोड़ा था। जंगल, शहर और कुछ आसपास के स्थान, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगले दिन उन्होंने दुनिया भर की यात्रा शुरू करने का फैसला किया और उनकी अगली मंजिल दक्षिण की एक समुद्री शहर थी। फिर उन्होंने अपनी हाल की सफ़र के दौरान जिनके लोगों से मुलाकात हुई थी, उन सबको अलविदा कहना शुरू कर दिया, जैसे रॉबिन, आइसैक, बेकर और लूना, जो बहुत उदास थी और उनसे जल्दी वापस आने की गुजारिश करी। एक पल के लिए तकुमी को लगा कि शायद वो उसे पसंद करती थी और उसके लौटने का इंतज़ार कर रही थी। और उसने सोच लिया कि शायद वो उसके वतन में छोड़ी हुई किसी प्रेमिका जैसी होगी, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन सच ये था कि जिस चीज को वो वास्तव में याद कर रही थी, वो थी वो दुर्लभ सामग्री जो उन्होंने मिलकर ढूंढी थी। वो सबसे पहले बेकर के पास गए, फिर दुकान में काम करने वाली लड़की के पास, और फिर सेल के पास, जो उनकी यात्रा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित लग रहा था, और बोला कि वो शहर के दूसरे मंदिर में उनका इंतजार करेगा। लेकिन अचानक एक बदसूरत बूढ़े आदमी ने उन्हें रोक दिया और घोषणा की कि वो बच्चे उसके हैं। लगता है उसकी बात में कुछ सच्चाई थी, क्योंकि हमें बीते हुए वक्त की एक झलक दिखाई गई। वो उन्हें एक बच्चों के साथ एक गाड़ी में ले जा रहा था, और जब उसे मॉन्स्टर्स का सामना हुआ तो उसने जुड़वा बच्चों को जंगल में भगवान बनाकर छोड़ दिया और खुद भाग गया। तकुमी को तो उसकी बात सुनने का इरादा ही नहीं था, लेकिन जुड़वा के डर ने उसे ये समझा दिया कि बूढ़ा आदमी सच बोल रहा है और वो एकदम घटिया इंसान है। तकुमी को जुड़वा को विस्तार से कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस आदमी की स्वार्थी हरकत की वजह से उनके साथ जो हुआ वो समझ में आ ही गया था। जंगल में अकेले छोड़ दिया गया था, बिना किसी के संरक्षण के। और बेशक उस वक्त ये बात साफ हो गई थी कि असल में मॉन्स्टर्स को ही जुड़वा भाइयों से डरना चाहिए था। लेकिन इस बात से कुछ नहीं बदलता कि उन्होंने एक बिल्कुल ही भयानक तजुर्बा झेला था, ऐसा तजुर्बा जो किसी बच्चे को कभी नहीं झेलना चाहिए। हाँ, वैसे भी वो बूढ़ा बेहद घिनौना और धोखेबाज था, और ये बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि उसने लोगों को गुलाम बना रखा था। मुश्किल ये थी कि इस दुनिया में गुलामी, जैसा कि ज़्यादातर फैंटेसी दुनिया में होता है, एकदम नॉर्मल और सामाजिक तौर पर स्वीकार्य चीज़ मानी जाती थी। आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया था, और इसे मास्टर और नौकर के बीच एक तरह के बाइंडिंग स्पेल्स के जरिए साबित भी किया गया था, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। खुशकिस्मती से जुड़वा भाई बहनों पर उस तरह का कोई निशान नहीं था, और इसलिए उस आदमी के पास अपने दावे को साबित करने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में ताकुमी के लिए उसकी बात सुनना या उसके शब्दों का सम्मान करना कोई जरूरी नहीं था। तो बूढ़े आदमी ने इतना जिद करनी शुरू कर दी और बार बार एक ही बात दोहराई कि आखिरकार तकुमी इतना गुस्से में आ गया कि उसके दिमाग में ख्याल आया कि उसे हमेशा के लिए सुला दे। तो कहने को, जैसे ही उसे अपना गुस्सा बढ़ता महसूस हुआ, उसने खुद को समझाया कि उसे शांत होना होगा। उसी पल रॉबिन और इसाक वहां आ गए और उसके साथ खड़े हो गए। फिर उसने सारे सबूत मेज पर रख दिए। तकुमी ही जुड़वा बच्चों का असली संरक्षक था। जुड़वा पर कोई बंधन करने वाला जादू नहीं था, और उस घिनौने बूढ़े आदमी के इरादे साफ साफ बुरे थे। इसलिए उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया, अपहरण की कोशिश के आरोप में। एक ऐसा अपराध जिसकी सजा हो सकती थी, जिसकी कीमत उसकी जान से चुकानी पड़ी। उसके बाद ताकुमी ने जुड़वा भाइयों से कहा कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा और जब तक वो चाहेंगे उनकी रक्षा करेगा। जुड़वा ने उसे खुशी से भरकर गले लगा लिया
और पहली बार उनके दिल में असली खुशी का एहसास हुआ, क्योंकि अब उनके पास कोई था जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सकते थे। एक बार जब वो समस्या हल हो गई, तो वो आखिरकार अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थे। एक ऐसी यात्रा जिसमें थे लड़ाइयाँ, राक्षस और स्वादिष्ट खाना। कई दिनों के बाद आखिरकार वो समुद्र तक पहुंच गए। एलन और एलेना उत्साह से लबरेज थे, जबकि ताकुमी अपने दिमाग में बार बार वो सब याद कर रहा था जो उस नई दुनिया में बिताए गए अपने वक्त के बारे में सोचा, और एहसास हुआ कि वो वहां सिर्फ 2 महीने ही रहा था। फिर भी उसके जीवन के ये वो 2 महीने सबसे खुशनुमा थे, क्योंकि हर एक दिन, चाहे वो कितना भी साधारण लगे, एक नई साहसिक था। बस शर्त ये थी कि वो उसे उसके साथ बिताए, जुड़वा। अचानक सब कुछ कहीं ज्यादा रोमांचक हो जाता है जब वो एक युवा मत्स्यांगना मलीना से मिलते हैं, जो उसे अचानक पहचान लेती है और पूछती है कि क्या वो वही टाकुमी है जिसके बारे में लोग अफवाहों में बात कर रहे हैं। वो हाँ कहता है कि वो वाकई टाकुमी है, और फिर सोच में पड़ जाता है कि कैसे वो उसका नाम जानती है। मिलीना बताती है कि उसे उसके बारे में पानी के शासक के एक नौकर से पता चला था। वो उसे जुड़वा के बारे में भी बताती है और कहती है कि वो यहाँ मौके से नहीं आई है, बल्कि उनकी तलाश में खुद आई है, क्योंकि लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। ताकुमी को लगता है कि उनमें इतनी ताकत नहीं है, हालांकि अंदर से वो खुद इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं करता। तो मिलीना उसे मना लेती है कि वो कम से कम गांव तक तो आए और मर्मेड्स की दुनिया को खुद देखे। जब वो पूरी समस्या समझ लेता है, तो खुद तय कर सकता है कि वो उनकी मदद कर पाएगा या नहीं। दिक्कत ये है कि रुपहली गांव समुद्र के नीचे है और तकुमी को तैरना नहीं आता। इसलिए मिलीना उन्हें खास ब्रेसलेट देती है जो बिना पानी में सांस लिए रहने की अनुमति देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही वो समुद्र में घुसते हैं, जुड़वा अपनी हरकतों में बेहद माहिरता दिखाते हैं, और जब उनकी पहली बार समुद्री राक्षसों से मुठभेड़ होती है, तो वो आसानी से उन्हें हरा देते हैं। जब वो मलीना के गांव पहुंचते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि समस्या हाल ही में डूबे एक जहाज में है, जिसके कारण अब उस गुफा के प्रवेश द्वार को ब्लॉक कर दिया है जहां वो कोरल पालते हैं। जहाज बहुत ज्यादा बड़ा था, और ना तो उनके पास इसे हटाने के लिए टूल्स थे, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे हिला सके। इसीलिए मेलेना उनसे पूछती है कि क्या वो मदद कर सकते हैं। ताकुमी जहाज को देखता है और उस पागलपन पर सोचता है जिसमें वो खुद फंस चुका है, घसीटा गया। लेकिन सच तो ये है कि उसके लिए ये बात बेहद आसान है, क्योंकि जहाज को अपने इन्वेंट्री में स्टोर करने के लिए उसे सिर्फ एक छूना ही काफी है। इस क्षमता को देखकर मिलेना कंपकपा उठती है। अगर उसके पैर होते, तो वो जरूर कांप रहे होते। वो बस इतना ही कर पाती है कि उसके बाद वो उन्हें गांव की रक्षा करने वाली पुजारिन से मिलने के लिए बुलाता है, और उस तक पहुंचने के लिए उन्हें एक विशाल महल के अंदर जाना पड़ता है। और यहीं से असली रोमांच शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही वो पुजारिन के सामने पहुंचते हैं, तो एक नीले बालों वाली मत्स्य कन्या उनके नाम लेकर उन्हें बुलाती है, जो एक साफ संकेत है कि वो उनके आने की उम्मीद ही कर रहा था। जवान लड़की इतनी खूबसूरत थी कि तकूमी और जुड़वा दोनों ही उस पर फिदा हो गए। जैसे ही तकूमी ने उसे देखा, उसे लगा जैसे कोई राजकुमारी सामने खड़ी हो। जब जुड़वा उसकी खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध खड़े थे, तकूमी ने मौके का फायदा उठाते हुए उसका गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद कहा। उसने उन्हें जो कुछ दिया है, उसके लिए वो खुद शुक्रगुजार होने की जिद करती है, क्योंकि उसने जलराज के अनुयायियों से उसके बारे में सुना है, जो उसे अपना मसीहा बताते हैं। और यहाँ एक सवाल तैरने लगता है, आखिर ये सेवक कौन है जिसका जिक्र हर कोई बार बार कर रहा है। एक वक्त ऐसा लगता है कि शक की नज़र खुद पुजारिन पर भी पड़ रही है, तकुमी के बारे में। वो भी हैरान है और समझ नहीं पा रहा कि उस शख्स ने उसके बारे में ऐसा क्या कहा हो सकता है। तो तकुमी उससे पूछता है कि क्या उसकी उपलब्धियों के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अजीब महसूस कर रहा है। अखबार में खबर फैलने और उसकी पहचान, उसके साथ यात्रा करने वाले लोगों और उनकी ताकत के बारे में ज्यादा लोगों को पता चलने से वह बेचैन था। पुजारिन ने उसे आश्वासन दिया कि ऐसी बातें बहुत कम लोगों को पता हैं। इसके बाद मेलिना ने जहाज के बारे में सारी बातें बताईं, और कैसे ताकुमी था वो जिसने उन्हें बचाया, और यही वजह थी कि उनकी नज़रों में वो असली मसीहा बन गया। बाद में वो गाल्डो से मिलते हैं, जो कुछ कुछ मेयर जैसा है और इस जगह पर पुजारिन के साथ मिलकर शासन करता है। उसके पास झंझट भरे राजनीतिक और प्रशासनिक काम होते हैं, जबकि वो पुजारिन अपने सर्वोच्च जादू का इस्तेमाल करती है, जादुई ताकत जो उसे शासकों के साथ संचार बनाए रखने की अनुमति देती है। और सच कहूं तो वो लोग उसके लिए जो कुछ भी कर पाते हैं, बस उसके किए हुए काम के लिए उसे कोई इनाम दे सकते हैं। तो पुजारिन उसे बताती है कि वो जो चाहे मांग ले।
ताकुमी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और किसी को नहीं पता कि वो क्या मांगने वाला है। उसके दिमाग में वो बात आई। फिर उसे याद आया कि पानी का एक साधारण गोला बनाने की उसकी सभी कोशिशें भी फेल रही थीं। तो वो उनसे जादू में गहरी पढ़ाई की मांग करता है ताकि वो सीख सके कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। वो उन्हें बताता है कि पानी के जादू को चलाने की उसकी हर कोशिश असफल रही है और ना ही कभी उसके जुड़वा भाई बहन ने ऐसा करने की कोशिश ही की है। उन्होंने इसे पहले कभी नहीं किया है, मतलब वो शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं। गाल्डो उनकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन पुजारिन को लगता है कि इसे उचित इनाम कहना काफी नहीं है। फिर भी ताकुमी जोर देकर कहता है कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। उसी वक्त मेलिना एक नया आइडिया देती है, जो कुछ ऐसा है जिसकी गांव को जरूरत नहीं, लेकिन जो उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल गंभीरता से वो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाती है जो कबाड़ के घेर जैसी लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो गलत समझ लें, साफ हो जाता है कि जिसे गांव वाले कचरा समझते हैं, वो कोई कम नहीं बल्कि मोतियों या पत्थरों जैसा कीमती सामान है। सीपी के अंदर से निकाला गया। पुजारिन उनसे माफी मांगती है और कहती है कि उन्हें इस जगह लाने के लिए वो थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही है। लेकिन वो समझाती है कि इंसान अजीब तरीके से हमेशा ऐसी चीजों के बारे में जानने को लेकर उत्सुक रहते हैं। ताकुमी उन्हें बताता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सच कहूं तो उनके चेहरे पर खुशी के साफ साफ निशान दिख रहे हैं। इसी वजह से वो कोई भी मौका नहीं गवाता और उन सब चीजों को अपने इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता है। इसके बाद वे एक लग्जीरियस डिनर करते हैं। यहां तक कि समय आ जाता है अगले का, जादू के पार्ट। वहां बुजुर्ग आदमी उन्हें जादू की मूल बातें और कुछ ट्रिक्स समझाना शुरू कर देता है। और तकुमी हैरान रह जाता है कि एलन और एलेना पहली बार में ही निर्देशों को समझ लेते हैं। गाल्डो के उन्हें बुनियादी बातें सिखाने के बाद वो और पुजारिन वहां से हट जाते हैं और जुड़वां को दोपहर भर अभ्यास करने दो, जब तक कि अचानक कुछ न हो जाए। एकदम से ताकुमी ने महसूस किया कि पानी के अंदर से कोई प्राणी आ रहा है और जुड़वां उससे डर गए हैं। तो उसने ये पता लगाने के लिए अपनी डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन असल में उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 1 सेकंड बाद वो प्राणी पानी की सतह से बाहर आता है और पता चलता है कि ये पूरी तरह पानी से बना एक जीव है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल माया को डांट रहा है, जो वेंडल के अनुयायियों की लीडर है, और वेंडल पानी का शासक है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि माया ही वो थी जो मूल रूप से समुद्री परिजन के पास गई थी और उन्हें ताकुमी और जुड़वा के साहसिक कारनामों से जुड़ी हर बात बता दी थी। जब वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कबूल करती है कि वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी ताकि देख सके कि वो कैसे हैं। और जब उसने देखा कि समुद्री परिजन को कोई समस्या हो रही है, उसने उन्हें एक इंसान के बारे में संकेत देकर मदद करने का फैसला किया, जो मदद कर सकता था। अगर सवाल ये उठे कि उसने पानी के शासक को सीधे क्यों नहीं बताया, तो यहाँ हम ये भी जानते हैं कि मानव दुनिया में हस्तक्षेप करने के मामले में शासकों के लिए कुछ सीमाएं हैं। कितनी बार वो दखल दे सकते हैं, इसकी एक सीमा है। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प था तकुमी की तरफ मुड़ना। फिर भी साइल इतना दृढ़ है कि वो कहता है कि हम उसके कर्जदार हैं, और उस जगह तकुमी को सिर्फ एक और समस्या सुलझाने के लिए ले जाना उस पर पड़ने वाले बोझ को और बढ़ा देगा। चाहे काम कितना भी आसान क्यों ना हो, तकुमी से पहले पूछे बिना कुछ नहीं करना चाहिए। वो तब रुक जाता है जब तक कुछ मांगा ही नहीं जाता। और सिल ने मिशन की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि आखिरकार लड़के और जुड़वा को भी इससे फायदा हुआ था। माया चली जाती है, लेकिन सिल का गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब उसे याद आता है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वेंडल आलसी है और अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। वो पानी के शासक की तरह काम कर रहा होना चाहिए। लेकिन तभी उसकी शिकायतें अचानक टूट जाती हैं जब उसका सहायक कुछ अजीब सा देख लेता है। आखिर ताकुमी के साथ क्या हो रहा है, और वो कौन है जिसे लग रहा है कि वो पानी के राक्षस के नाखूनों में जान गंवा देगा। खैर, शायद ये थोड़ी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है। हम ट्विंस के पास वापस जाते हैं और ध्यान देते हैं कि ये प्राणी पूरी तरह पानी का बना हुआ नहीं है, बल्कि एक विशालकाय ड्रैगन है जो पानी पर नियंत्रण रखता है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब उसका आकलन किया जाता है, तो पता चलता है कि ये कोई साधारण विशालकाय राक्षस नहीं, बल्कि एक लेविएथन है, और ये पानी के शासक की सेवक है। हालांकि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ये उन पर हमला करने वाली है, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए रुकती है और उन्हें घूरती है, मानो उनके अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रही हूँ। अचानक ड्रैगन बोलती है और पूछती है, पानी के शासक के बच्चे यहाँ क्यों हैं? हवा के शासक के सेवक के साथ पानी? ये शब्द तकुमी के लिए बहुत बड़ा झटका है, इसलिए वो द्राक्ष से पानी के शासक के बच्चों के बारे में पूछता है। लेकिन वो मूर्ख नहीं है।
और उसी पल उसकी संदेह पुष्टि हो जाती है, क्योंकि लेविथन ने कंफर्म कर दिया कि वो दोनों बच्चे वाकई पानी के राजा के संतान हैं। ये तो खुद मानता है कि जब वो पैदा हुए थे, तब से उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी इसी की थी, और कुछ समय तक तो इसने वाकई ऐसा किया। लेकिन एक ड्रैगन होने के नाते ये मनुष्यों की दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रुक सकता था, ना ही उनकी सुरक्षा अनंत काल तक कर सकता था। मामले का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है, किस्मत ने उन्हें एक बार फिर मिला दिया है, और इसलिए ये तकुमी के साथ एक अस्थायी समझौता करने का प्रस्ताव रखता है। इस तरह उनके बीच एक बंधन होगा, लेकिन ये मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा रिश्ता होगा जिसमें तकुमी जब चाहे उस बंधन को भुला सके। मदद की जरूरत है, और फैसला ये खुद करेगा कि आना है या नहीं। तकुमी इस बात पर सहमत हो जाता है, और समझौते को पक्का करने के लिए वो उसे काइजन नाम देता है। ड्रैगन जुड़वा बच्चों को अपने साथ रहने का मौका भी देता है, लेकिन दोनों जुड़वा तकुमी से पूरी ताकत से चिपक जाते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके लिए वो एक पिता की तरह है। केजर ये बात नोटिस करता है, उन्हें डराने के लिए माफ़ी मांगता है, फिर उन्हें कुछ स्केल्स देता है जो उन्हें उसकी लोकेशन पता करने में मदद करेंगे, और उसके बाद उन्हें मर्मेड गांव तक वापस ले जाता है। वो वहां सिर्फ एक आखिरी विदाई के लिए लौटते हैं। अलग अलग तरह के दुश्मन, और बेशक कहने की ज़रूरत नहीं कि अलन और अलेना ही लगभग सारा काम संभाल रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि जुड़वा भी मॉन्स्टर्स के कोर को बेहद कुशलता से तोड़ रहे हैं, मानो ये उनकी रोज़ की आदत हो। हालांकि पुजारिन और मलीना उन्हें कुछ और दिन रुकने के लिए कहती है, लेकिन तकुमी उन्हें समझाता है कि उनके आगे लंबा सफ़र है। फिर भी दोनों युवा महिलाएं इसे स्वीकार कर लेती हैं और रास्ते में खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हैं। इसके बाद वे सतह की ओर चढ़ाई शुरू कर देते हैं, लड़ते हुए। वो एक्सरसाइज करते करते अचानक पानी के अंदर ही एक विशालकाय पत्थर की संरचना के सामने आ जाते हैं। जगह का नज़ारा इतना भव्य और डरावना है कि तकुमी तुरंत समझ जाता है कि ये किसी डंजन या छिपे हुए खंडर का एंट्रेंस होना चाहिए। वो इसे नज़रअंदाज करने का सोचता है और आगे बढ़ते हैं, लेकिन असली फैसला लेने वालों के पास दूसरी योजनाएं हैं, क्योंकि जुड़वा की जिज्ञासा उनके आकार से कहीं बड़ी है, और वो इस महासाहस में कूदने का फैसला करते हैं और हर चीज़ देखने तय करते हैं, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। धीरे धीरे वो डंगन में घुसते हैं, और खुशकिस्मती से उन्हें कोई रास्ते में नहीं मिलता। उस वक्त कोई दुश्मन नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसी जगह की तरफ जाते हैं जो रोशनी, ताज़ी हवा और एक टेलीपोर्ट डिवाइस से भरी होती है, और पता चलता है कि यही डंकन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अपनी अप्रेजल एबिलिटी का इस्तेमाल करके ताकुमी को पता चलता है कि ये डंकन नंबर 53 है, और इसका नाम है ससानामी। ये 13 मंजिलों वाला एक मीडियम लेवल का डंजन है, जहां इधर उधर कई टेलीपोर्टेशन डिवाइस बिखरे पड़े हैं, ताकि अगर किसी को अचानक खतरा महसूस हो तो वो आसानी से बच निकल सके। ताकुमी को इस जगह में जाने के लिए खास उत्सुकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जुड़वा बहनों ने सोचा कि शायद इतनी लंबी तैराकी के बाद वो थक गए होंगे। लेकिन फिर भी उनकी एक नई अंडर वाटर डंगन की खोज करने की इच्छा ज्यादा ताकतवर थी। उन्होंने दोनों लड़कियों द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट खाने को खाया, जो उन्होंने बॉक्स में पैक किया था, और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पहली मंजिल पर नाचते हुए वो आगे बढ़े। वहां उन्हें कुछ जहरीले मेंढक मिले, तो जुड़वा भाइयों ने अपनी वाटर मैजिक का अभ्यास करने का मौका नहीं चुकाया। हैरानी की बात यह थी कि पहली बार उनकी मैजिक इतनी जबरदस्त नहीं लग रही थी। इस बार उन्हें अपने टारगेट पर निशाना लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और जब मैं कहता हूं दिक्कत, तो मेरा मतलब पहली बार में नहीं, बल्कि दूसरी बार में उनका वार लगा। फिर भी ये बात साफ है कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणियों के लिए भी वो दोनों बच्चे आसान निशाना नहीं थे। दूसरी मंजिल पर उन्हें एक गुप्त दरवाज़ा मिला, जो उन्हें खजाने के कमरे तक ले गया। साथ ही सबसे अजीब खजाने, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे एक डिब्बा झींगे से भरा हुआ, और दूसरा सूखी मछली से भरा पड़ा। और मैं कौन होता हूँ इसके बारे में फैसला करने वाला। हालांकि ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को खजाना नहीं मानेंगे, लेकिन तकुमी के लिए तो अब तक शॉपिंग लिस्ट बनाना शुरू कर दिया था, सोचते हुए सारे स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में। स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचते हुए, जो वो बाद में जुड़वा के लिए बनाएगा, उन्होंने छठी मंजिल पर जाने वाला एक छुपा हुआ रास्ता खोज लिया। लेकिन चूंकि अब तक रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, उन्होंने अगले दिन तक के लिए इसे छोड़ने का फैसला किया। ताकुमी ने एक शानदार भोज की व्यवस्था की, और जुड़वा इतना खा खा कर लबालब हो गए कि सो गए, अपने पेट भर गए थे। अगले दिन वो अपनी यात्रा छठी मंजिल की ओर जारी रखे हुए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें और ज्यादा मॉन्स्टर मिले,
और जब तक उन्हीं ने देखा कि जुड़वा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने में थोड़े अच्छे हो रहे हैं, तो उसने उनके स्टैट्स चेक करने का फैसला किया। लेकिन तब उसे पता चला कि वो पहले ही लेवल 25 तक पहुंच चुके थे। 5 था, मतलब अब वो उससे सिर्फ 2 लेवल नीचे थे। अब तक हम जानते थे कि टाकुमी में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की भावना है, लेकिन उसकी भी सीमाएं थीं। और इसलिए उसने तय किया कि अब उसे खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि चाहे जुड़वा भाग्य से कितना भी वरदान पाए हों, घर नहीं थी। ये बात उसे बहुत बुरी लगी कि 2-5 साल के बच्चे उससे ज्यादा ताकतवर थे। इसके बाद वो आगे बढ़े और 10वीं मंजिल पर पहुंचे, जहां एक विशाल दरवाजा था, जो ये संकेत दे रहा था कि शायद यहीं बॉस का कमरा है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे, तो कुछ भी नहीं मिला। एक बड़ी संख्या में छोटी छोटी कमजोर मछलियां थीं, और उन्होंने आसानी से उन्हें हरा दिया। फिर भी ये बेकार नहीं गया, क्योंकि उन्हें एक खजाने का संदूक मिला, जिसमें एक चूड़ी थी, जो उनके पास पहले से मौजूद चूड़ियों के समान थी। और ये स्पष्ट था कि अगर वो बाद में वापस आना चाहते थे और साथ लाना चाहते थे, तो ये उनकी बहुत मदद करेगी। उनके साथ उनका एक परिचित था। जुड़वा भाइयों ने सुझाव दिया कि वो आगे बढ़ें, लेकिन उन्हें इस मंजिल पर मौजूद टेलीपोर्टेशन डिवाइस का फायदा उठाना था। तो वो डंगन के शुरुआती हिस्से में वापस गए, फिर सतह की तरफ वापसी की और थोड़ा सा तटीय शहर का इस्तेमाल करने लगे। स्वादिष्ट खाना खाया और नए लोगों से मिले, यहाँ तक कि एक लोहार की दुकान पर पहुंच गए, जहां ताकुमी ने लेविएथन की स्केल्स और दूसरी अजीब सामग्री दे दी, ताकि उनसे पर्सनल ऑर्नामेंट्स और टूल्स बनाए जा सकें, जो आगे चलकर काम आ सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी चर्च के पास भी जाना किया, जहां शौर और तकुमी ने सिल से कुछ देर बात करने का मौका लिया। उसने सीधे सीधे कह दिया कि अब उसे पता चल गया है कि जुड़वा बच्चे पानी के शासक के बच्चे हैं। उसे ये जानकर गुस्सा नहीं आया कि सिल ने उससे ये बात छुपाई थी, लेकिन वो जानने को लेकर उत्सुक था कि जुड़वा के पिता कहाँ है और क्यों, कि उसने उन्हें खतरे का सामना अकेले करने के लिए क्यों छोड़ दिया। ये सवाल सिल में भारी तनाव पैदा कर गया, जिसे शांत होने के लिए एक पल चाहिए था। फिर उसने हाँ में सिर हिलाया कि हाँ, उसे जवाब पता था, लेकिन सारी बातें खोल नहीं सकता था, क्योंकि वो अभी भी एक शासक था, और ऐसे मामलों में बोलना उसे गंभीर मुसीबत में डाल सकता था। परेशानी थी, ताकुमी को उसकी चुप्पी का कारण समझ आ गया, और साइल की प्रतिक्रिया से, साथ ही इस बात से कि जुड़वा को अकेला छोड़ दिया गया था, उसने ये निष्कर्ष निकाला कि पानी का शासक बहुत ही उथला लग रहा था, जिसे उनके साथ क्या हुआ इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसी समय, हालांकि हालांकि उसे एक बात ने थोड़ा आश्वस्त कर दिया, यानी अब उसे ये डर नहीं था कि अचानक वो पिता आ जाएगा और उन्हें उससे छीन लेगा। माहौल हल्का करने की खातिर सिल ने उसे बधाई दी और घोषणा की कि अब वो आधिकारिक तौर पर एक रिटेनर बन चुका था। एक ऐसा रैंक जो तब दिया जाता है जब कोई राजा ने उसे एक आधिकारिक कर्तव्य सौंपा, जिसके लिए वह जिम्मेदार था। इसका मतलब था कि अब तक जो साधारण काम वह कर रहा था, वे असली मिशन के तौर पर नहीं गिने जाएंगे। अब उसकी आधिकारिक जिम्मेदारी राजा के प्रतिनिधियों में से एक के तौर पर जुड़वा बच्चों को पालने और शिक्षित करने में मदद करना बन गई थी। दूसरी ओर, दूसरे शब्दों में, उसकी मुख्य जिम्मेदारी एक अच्छा पिता बनना थी, जो असल में वो पहले से ही था। इसके अलावा, ये जिम्मेदारी हवा से कोई सीधा नाता नहीं रखती थी। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब तकुमे की रक्षा एक और शासक द्वारा भी की जा रही थी, भले ही वो अभी भी औपचारिक रूप से सिल्क का ही सेवक था। जब उसने पूछा कि रिटेनर के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो शासक ने समझाया कि इसमें खास तौर पर कुछ नहीं था। उसे बस जिस तरह से अब तक करता आ रहा था, उसी तरह ट्विंस की देखभाल जारी रखनी थी। और अगर इतना काफी ना हो, तो आग के शासक सलामेंटियल ने भी उसकी उपलब्धियों से जुड़ी सभी कहानियां सुन चुकी थीं, और उसने उसे कुछ छोटे छोटे तोहफे भेजने का फैसला कर लिया था। वजह ये थी कि उसके द्वारा दुनिया भर में बांटे गए जापानी रेसिपीज की वजह से यहाँ की खाना पकवान की दुनिया अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही थी, और ये सब आग के शासक के दायरे में आता था। आग, इसलिए आभार व्यक्त करते हुए उसने उसे आग के जादू में क्षमताएं प्रदान की, और ये भी वादा किया कि वो उसके लिए एक नए जादुई जीप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लाएगा। उसे विदा करने के बाद ताकुमी एक होटल की तलाश में निकल पड़ा, जहां वे रात बिता सकें। इस बीच सिल था बहुत ज्यादा हैरान, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसे बिल्कुल पता था कि एलेन और एलेना का असली पता कौन है। वो बदमाश एटिल्डे की एक औरत के साथ रिश्ते में आया था, फिर उसे गर्भवती होने पर छोड़कर चला गया, और उसके बाद कहीं गायब हो गया। कौन जाने अब वो कहाँ कहाँ अपना वक्त गुजार रहा है, कैसे या किसके साथ।
ईमानदारी से कहें तो शासकों की दुनिया में ये कोई राज नहीं था और सिल उसे बिना किसी मुसीबत में पड़े बता भी सकता था। लेकिन उसे लगा कि उस बाप को सच बताना ठीक नहीं जो जुड़वा बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहा था, जबकि उनका असली बाप तो अपनी जिंदगी जी रहा था जिस तरह वो चाहे जीवन जिए। उसी पल आग का शासक प्रकट हुआ। सब कुछ सुनकर भी वो बस सिल को टिकुमी के पास भेजे गए जीव के बारे में अपनी उत्सुकता जता रहा था। इससे सिल थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि सलामेंटियल अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए जाना जाता था, खासकर जब उसकी तकुमी का उत्साह इतना बढ़ गया कि इसका सबूत ज्यादा देर में नहीं आया। अगले दिन जब तकुमी और जुड़वा समुद्र तट पर खेल रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक विशाल आग के शेर से हुई जो सामान्य आकार के शेर से दोगुना था। ये साफ था कि ये उनका नया बीस्ट था। तकुमी ने फैसला किया कि वो उसके नाम विक्टर रखा, और सरप्राइज ये था कि बदमाश अपने चिबी फॉर्म में भी बहुत बड़ा रहा। फिर भी वो बदमाश कितना प्यारा लग रहा था, इसलिए वो उसके साथ थोड़ी देर खेलते रहे जब तक कि विक्टर वहां से हटा और एक औरत का पैर लेकर वापस आया। उसी पल टाकुमी बिल्कुल पैनिक में आ गया, ये सोचकर कि अब उसे एक लाश छिपानी पड़ेगी। लेकिन असल में पता चला कि औरत अभी भी जिंदा थी, बस गहरी नींद में डूबी हुई थी। जब उसने उसके स्टैट्स चेक किए तो पता चला कि उसका नाम विवियानी था और वो एक बेहद ताकतवर वैम्पायर थी। डेमन लेवल 54। जुड़वा थोड़े चौंक गए, लेकिन टाकुमी ने उन्हें शांत किया और खुद को संभाले रखने का फैसला किया, क्योंकि अगर उसने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया तो वो पूरी तरह अराजकता में बदल सकती थी। लाजमी था कि विवियानी ने पहले हमला नहीं किया, बल्कि हर एक हरकत को ध्यान से देखा, मानो उन्हें परख रहा हो। ताकुमी ने स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। विवियानी का लेवल उनसे कहीं ज्यादा था, लेकिन अपनी रणनीति, पानी के जादू, आग के जादू और अपने फेमिलियर्स के साथ मिलकर उनके पास अभी भी मौका था। उसी पल माहौल बदल गया, क्योंकि पहली बार जुड़वा भाइयों को एक टॉप लेवल दुश्मन के सामने असली उत्साह महसूस हुआ। अब वो एक साथ सोचने लगे और अपने अपने रोल बांटने लगे। जोएल विक्टर की हर हरकत पर नजर रखेगा, एलन तकुमी पानी के जादू पर काबू रखता, एलेना शारीरिक सहायता देती, जबकि तकुमी उन्नत जादुई हमलों पर ध्यान केंद्रित करता। उन पलों में तकुमी को असली गर्व महसूस होता, क्योंकि वो दोनों बच्चे सिर्फ पानी के शासक की विरासत में नहीं थे, बल्कि असली मायने में उसके उत्तराधिकारी भी थे। एक दूसरे के साथ खड़े होकर खुद से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मनों का सामना करने में सक्षम। लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें पता नहीं था कि उसे जगाना कैसे है। तो ताकुमी ने अपना दिन सामान्य तरीके से जारी रखने का फैसला किया और लंच बनाने लगा, मानो खुद से कह रहा हो, अगर वो काम के लिए नहीं जाग रही तो कम से कम खाने के लिए तो जरूर जागेगी। शायद वो खाने की खुशबू से जागेगी। ये तरीका वाकई काम कर गया, क्योंकि राक्षसी भूख से बेकरार होकर खाने की महक से जाग पड़ी, मानो उसका दिमाग नहीं बल्कि उसका पेट ही उसे जगा दिया हो। ताकुमी ने उसे थोड़ा खाना दिया और वो अजीब बकबक करते हुए उसे लपेट गई। मैडम। थोड़ा शांत होने के बाद उसने अपना परिचय देना शुरू किया। बोली कि वो एक स्पाई है और एक नोबल फैमिली की जांच करने के लिए यहाँ गुप्त मिशन पर मैट के भेष में आई है, जिसके इर्द गिर्द अजीब समस्याएं घिरी हुई हैं। मुसीबत ये थी कि काम के दौरान उसके पास वो सब कुछ खत्म हो गया जो उसे चाहिए था। सप्लाई की कमी थी और जीवित रहने के लिए उसे कुछ चालबाजी और संदिग्ध तरीकों पर भरोसा करना पड़ा था। वो अजीब और उलझे हुए किस्से सुनाती, इतना कि कभी कभी उसकी बोलचाल भी बेतरतीब लगने लगती। फिर भी जुड़वा बच्चे बहुत मजे ले रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्हें किसी ऐसे शख्स से कहानियां सुनाई जा रही थी जो जिनका जीवन उनके अपने जीवन से बिल्कुल अलग और रोमांच से भरा था। अंत में वो अजीब लड़की उठने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने ताकुमी से जुड़वा बच्चों के संबंध में पूछा और जानना चाहा कि क्या वो उनके पिता हैं या फिर बड़े भाई। उसने शांति से जवाब दिया कि वो खुद को मानता है उनका बड़ा भाई। ये सवाल जुड़वा के ध्यान खींच लिया, क्योंकि शुरू में उन्हें पिता शब्द का मतलब समझ नहीं आया था। तो अब वो ताकुमी को बहुत उत्सुकता से देखने लगे और उससे इसके बारे में पूछने लगे। ताकुमी ने उनके सवाल का मतलब समझ लिया और अंदाजा लगा लिया कि उन्हें अब तक ये नहीं पता था कि परिवार का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी तक वो जंगल के बीचों बीच अकेले रहते आए थे और एक दूसरे के अलावा किसी पर निर्भर नहीं थे। तो उसने बैठकर धीरे से उन्हें समझाया कि परिवार का मतलब है वो लोग जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं और हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। क्या हुआ इसके बारे में उसने कोई जटिल बातें नहीं की, लेकिन अंत में एक शांत मुस्कान के साथ उसने उन्हें बताया कि अब वे एक ही परिवार हैं
और यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सिर्फ यही एक वाक्य ट्विन्स को मुस्कुरा देने और उसके करीब आ जाने के लिए काफ़ी था, मानो पहली बार उन्हें असली महसूस हो रहा हो। उन्हें असली स्थिरता का एहसास हो रहा था। अगले दिन उन्होंने नए शहर में एडवेंचरर्स गिल्ड जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल हैरान रह गई जब उसने देखा कि ताकुमी ए रैंक का था और वो कार्ड को बार बार घूरती रही, मानो किसी नई चीज को देख रही हो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो कुछ भी वो देख रही थी वो सच में हो रहा था। लेकिन जब उन्हें सजनामी डंजन की खोज के बारे में पता चला तो गिल्ड के अंदर का माहौल ही बदल गया। रिसेप्शनिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और हर छोटी छोटी बात को लेकर लगातार उससे सवाल करती रही, जैसे उसका दिमाग ही खराब हो गया हो। अकुमी ने उसे पूरी कहानी सुना दी, उस पल से लेकर जब उन्होंने एंट्रेंस ढूंढा था और फिर नीचे के फ्लोर्स की पहली एक्सप्लोरेशन तक। वैसे नई शहर का नाम था बाइली, एक बहुत ही एक्टिव तटीय शहर जो मूवमेंट, कॉमर्स और टूरिज्म से भरा हुआ था। इसाक की सिफारिश के बाद उन्हें मैनेज करने में मदद मिली। मिलिए मिस्टर राइसनर से, उनके बड़े भाई, जिन्होंने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि वो पहले से ही इसाक के जरिए उनके बारे में जानते थे। जब ककुमी ने उन्हें डंजन की खोज के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए, क्योंकि उनके इलाके में एक नई डंजन का आना पूरी इकोनॉमी को बदल सकता था। इस दुनिया में डंकन को असली खजाना माना जाता था, क्योंकि वो हर तरफ से एडवेंचर्स को अपनी तरफ खींचते थे। इसका मतलब था मेहमानों की संख्या में बढ़ोतरी और होटल्स, रेस्तरां और दुकानदारों के लिए ज़्यादा बिजनेस। और इस दुनिया में आधुनिक संचार के साधनों के बिना भी खबरें तेजी से फैलती थीं। डरावनी रफ्तार से फैल गया, खासकर एडवेंचर्स के बीच। इसके बावजूद तकुमी अभी भी मशहूरी से दूर रहना पसंद करता था और इसलिए उसने रेसनर से आधिकारिक रिपोर्ट्स में न तो अपना नाम और न ही ट्विन्स के नाम लिखने की गुजारिश की। रेसनर ने उसकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए हामी भर, लेकिन उन्होंने समझाया कि जो रिपोर्ट्स आखिरकार राजा तक पहुंचेंगी उनमें पूरी जानकारी हो सकती है, क्योंकि ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो होनी ही चाहिए। मामला थोड़ा शांत हो जाता है जब रीसनर उन्हें अपने घर पर लंच के लिए आमंत्रित करता है। वहां वे उसकी पत्नी ओलिविया से मिलते हैं, जो बहुत नरम दिल की है और एक बहुत ही प्यारी और गर्मजोशी भरी महिला। और फिर उनके दो छोटे जुड़वा बच्चे भी मिलते हैं, दो बेहद प्यारे बच्चे जिनके नाम थियोडोर और लैटिस हैं। जैसा कि उम्मीद थी, ताकुमी के जुड़वा बच्चे बिल्कुल खुश हो गए, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी उम्र के बच्चों से मिलकर उनके साथ इतना प्यारा और नेचुरल तरीके से इंटरैक्ट किया था, प्राकृतिक तरीके से। शुरुआत में तो वो बहुत शर्मीले थे, इतना कि तकुमी के पीछे छिप जाते और उनकी तरफ से सावधानी से झांकते। उनका ये सादा सा रूप इतना मासूम था कि किसी को भी कभी अंदाजा नहीं होता कि इन दो बच्चों के भीतर एक पेशेवर को भी डरा देने वाली ताकत छिपी हुई है। प्रोफेशनल एडवेंचरर, ताकुमी ने धीरे से बीच में कदम रखा और समझाया कि जब भी जुड़वा किसी से पहली बार मिलते हैं तो घबरा जाते हैं। थियोडोर और लैटिस ने स्थिति समझ ली और बिना किसी दबाव के धीरे धीरे उनसे बात करने लगे। धीरे धीरे माहौल गर्मजोशी भरा होता गया, खासकर जब जब सभी टेबल पर बैठ गए। तब तक उमी ने मौके का फायदा उठाया और ट्विंस को बहुत पसंद आने वाला एक खास डेजर्ट निकाला, अपनी ही बनाई हुई एक ओरिजिनल रेसिपी, स्लाइम जेली। डिश रंग-बिरंगी, पारदर्शी थी और बहुत ही आकर्षक तरीके से चमक रही थी और इसका स्वाद हल्का और ताजगी भरा था। जैसे ही रेसनर के बच्चों ने इसे चखा, उनकी आंखें हैरानी से चमक उठीं और वो तुरंत ताकुमी से पूछने लगे कि उसने ये कैसे बनाया। खाना और डेजर्ट ने झट से शर्म की दीवार तोड़ दी और कुछ ही देर में चारों बच्चे एक साथ खेलने लगे, बगीचे में साधारण से खेल खेलते हुए और जोर जोर से हंसते हुए। ताकुमी उन्हें दूर से देख रहा था और एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था, मानो उसे एक सामान्य जिंदगी का झलक दिख रहा हो जो वो जी पाता अगर सब कुछ थोड़ा अलग तरीके से होता। जैसे जैसे वे खेलते रहे, धीरे धीरे जुनवा बच्चों के दिल भी खुलने लगे। पहली बार अपनी उम्र के बच्चों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने कुछ साधारण लेकिन बहुत जरूरी चीजें सीखीं, जैसे बांटना, मिलकर काम करना और बिना डर या संकोच के हंसना। ताकुमी ने उस दृश्य को देखा और चुपचाप मुस्कुरा दिया, महसूस करते हुए कि सारी थकान, उन सभी मुश्किलों और खतरों के बावजूद जिनसे उसने गुजरा था, ये पल उसके लिए कीमती था। जुड़वा बच्चों को सामान्य जिंदगी जीते देखने का ये पल, भले ही बस थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो,
इस बात ने उस रिश्ती को बहुत हैरान कर दिया, क्योंकि हालांकि स्लाइम की सामग्री जहरीली नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में अब तक किसी ने भी उसे मिठाई में बदलने की कभी कल्पना तक नहीं की थी। रीसनर ने एक निपुण व्यापारी की तरह मामले को देखा, तुरंत आइडिया समझ लिया और बहुत अच्छी कीमत देकर रेसिपी खरीदने का फैसला कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने नौकरों को एक अलग जगह तैयार करने का ऑर्डर भी दे दिया और गंभीरता से सोचने लगा कि एक स्लाइम फार्म प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ ऐसा जैसे पोल्ट्री फार्म, बस अंडों की जगह जेली निकलती है। सच तो ये था कि आदमी ऐसा लग रहा था जैसे अगर चाहे तो पूरे मार्केट पर कब्जा कर सकता है, लेकिन वो पसंद करता था कि सब कुछ शांति से चले। वैसे भी रेस्नर ने उन्हें अपनी जगह के एक कमरे में रहने का ऑफर दिया, मैनर के लिए शहर में उनके पूरे स्टे के दौरान, और उसने तकुमी से ये भी पूछा कि क्या उसके अपने बच्चे जुड़वा के साथ खेल सकते हैं। बेशक तकुमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। उसके बाद के दिन बहुत ही खूबसूरत थे, जो खेल, हंसी और एक दूसरे की देखभाल से भरे हुए थे। चार बच्चे वो शहर में एक साथ घूमते, दुकानों में घुसते, नई नई चीजें चखते और खुले मैदानों में खेलते। जो कोई भी उन्हें दूर से देखता, उसमें कभी नहीं सोचा होता कि ये बच्चे किसी प्रोफेशनल एडवेंचरर से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन वो शांत वातावरण थोड़ा सा बदल गया। रेस्नर ने उन्हें शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक से मिलवाने का फैसला किया। जैसे ही ताकुमी ने उसे देखा, उसके कपड़ों पर एक परिचित संकेत उसकी नजर में पड़ा। शुरू में उसने इस पर खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे याद आया, यही वही निशान था जो उसने पहले देखा था, उस जहाज के बारे में जो मरमेड गांव के पास डूबा था। तो ताकुमी ने उससे इस बारे में सावधानी से पूछा, बिना मरमेड्स का नाम लिए। व्यापारी ने कंफर्म किया कि उसका एक जहाज कुछ समय पहले समुद्र में डूब गया था। खुशकिस्मती से पूरा क्रू बच गया था, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ था और कंपनी को गंभीर कानूनी मुसीबत में डालने वाला था। तकुमी के लिए, जो हमेशा खुद को नोटिस में आने से बचाने की कोशिश करता था, वैसे भी वो एक अजीब स्थिति में खड़ा था। कुछ हिचकिचाहट और शर्म के बाद उसने धीरे से व्यापारी को बताया कि वही उस जहाज को वापस लाया था। आदमी जमकर खड़ा रह गया, क्योंकि जहाज तट से बहुत दूर डूबा था, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं था। फिर भी तकुमी ने इसे इतने सामान्य तरीके से कन्फर्म किया, मानो कोई रोज की बात हो, बिना ज्यादा तैयारी किए। तकुमी ने उसे बताया कि वो जहाज को उसके अंदर की हर चीज के साथ वापस कर सकता है, और उसे ये नहीं पता कि कार्गो अभी भी इस्तेमाल के लायक है या नहीं, इसलिए खुद व्यापारी को तय करना होगा कि वो अभी भी अच्छी हालत में है या नहीं। उस पल व्यापारी की आंखों में एक लगभग डरावनी तरह की चमक आ गई, जैसे इतना कि खुद रीजनर ने हैरान होकर उससे पूछ ही लिया, इतने सब के बदले तुम क्या मांगोगे? ताकुमी घबरा गया, क्योंकि असल में उसने तो कुछ मांगने का इरादा ही नहीं किया था। लेकिन अमीरों और व्यापारियों की दुनिया में लोगों की सोच अलग थी, और ऐसा कुछ भी ना मांगना उन्हें स्वाभाविक नहीं लगता था। इतनी बड़ी चीज किसी को देना बिना कुछ पाए। फिर भी तकुमी ने जहाज वापस कर दिया, बिल्कुल कुछ नहीं मांगा। व्यापारी ने उसे गर्मजोशी से धन्यवाद दिया और कबूल किया कि जहाज के अंदर एक अत्यंत दुर्लभ फेरी जेम थी, जिसे वो पूरी तरह खो चुका था। कभी भी अपना नुकसान वसूल कर पाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जहाज के वापस आने के बाद उसने अपना सारा नुकसान वसूल लिया। इस स्थिति से ट्विंस को बहुत कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि कोई किसी चीज को मालिक को बिना पैसे मांगे क्यों वापस कर देता है। तकुमी ने इस मौके का फायदा उठाया और सिखाया, उन्हें एक अहम सबक सिखाया, चोरी गलत है, और जो कुछ भी वो पाते हैं जो उनका नहीं है, उसे मालिक को वापस कर देना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हालांकि तकुमी ने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन व्यापारी ने उसे इनाम देने पर जोर दिया और उसे अपनी दुकान का पूरा टूर देने की पेशकश की। उसकी कंपनी के उत्पादों का एक दौरा था, जिसमें कुछ बहुत ही दुर्लभ चीजें शामिल थीं, जिनमें सबसे खास था कॉफी, जो कैफीन के दीवाने के लिए असली खजाना थी। उसने उसे शानदार मसालों का एक संग्रह भी दिया, जिस बिंदु पर तकुमी ने घोषणा कर दी कि वो खुद रात का खाना तैयार करेगा और मुख्य भोजन करी होगी। परिणाम स्वाभाविक रूप से बिल्कुल वैसा ही था जैसी उम्मीद थी। मैनर के अंदर हर कोई खाने के स्वाद से पूरी तरह झकझोर दिया गया। खुद शेफ भी तकुमी के सामने लगभग घुटने टेकने लगा और उसका शिष्य बनने की गुजारिश करने लगा। तकुमी हंस पड़ा और कहा कि वो एक साहसिक यात्री हैं, ना कि शेफ, और उसे बस अपने वतन की कुछ खास रेसिपीज ही पता हैं। यही बात नए बेकर के साथ भी हुई, जो उन अजीबो गरीब रेसिपीज से इतना हैरान रह गया
कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उमी को अपने परिचितों को इतने लंबे समय तक अकेला छोड़ने के लिए थोड़ा अपराध बोध महसूस होने लगा। इसलिए उसने दोपहर में उन्हें घूमने के लिए बाहर ले जाने का फैसला किया। लेकिन ये शांतिपूर्ण सैर अचानक उलट-पुलट हो गई जब उसकी मुलाकात कुछ बदमाशों से हुई, जो उसे मारने और बच्चों को अगवा करने के इरादे से आए थे और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देता। बिल्कुल नेचुरल बात थी कि ये लड़ाई शुरुआत से ही फैसल हो चुकी थी। गुंडे जल्दी ही हार गए, लेकिन टकुमी यहां तक न रुका, बल्कि उनकी छुपन की जगह को भी ढूंढ निकाला। गैंग के बाकी सभी लोगों का साफ सफाया कर दिया, उन औरतों को आजाद कराया जो किडनैप की गई थीं, और सारा पैसा भी ले लिया जो वो छुपा के रखे थे। उसके बाद वो काले लोहार के पास पेंडेंट और उपकरण लेने गए जो उन्होंने ऑर्डर किए थे, क्योंकि डंजन के बाकी हिस्से की एक्सप्लोरिंग जारी रखते वक्त उन्हें ये चीजें चाहिए थीं। जब ये काम हो गया और उन्होंने अपने फेमिलियर्स के लिए मर्मेड्स से नए ब्रेसलेट्स की रिक्वेस्ट भी कर ली, तो वो वापस उसी जगह लौटे जहां से शुरुआत की थी और फिर से नए रास्ते खोलने लगे। और भी ज्यादा मंजिल है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। ये उन्हें नई और लगातार लड़ाइयों की तरफ ले गया। और सवाल ये है कि क्या वो हार भी सकते थे? बिल्कुल नहीं। उलट वो पूरी तरह आसानी से आगे बढ़ते रहे, और चाहे कभी फंस भी गए हों, तो भी बस थोड़ी सी तकलीफ के साथ वापस निकल लिए। जैसे जैसे किस्मत ही उनके पक्ष में थी, जब वो आखिरकार बॉस के कमरे तक पहुंचे, तो पता चला कि बॉस कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा क्रेकन था। और अगर ये छोटा माना जा रहा था तो बड़ा कैसा दिखता होगा। वैसे भी उन्हें उस राक्षस का सामना करना पड़ा, जिसमें अपने अंगों को दोबारा पैदा करने की ताकत थी। लगातार हर हमले के बाद टेंटिकल्स निकल आते थे। ऐसा लगता था जैसे ये कोई अजय दुश्मन है। लेकिन बाद में पता चला कि इसकी एक कमजोरी थी। इस पर इतने जबरदस्त और लगातार हमले किए जाने चाहिए कि इसके पास अपने अंगों को रीजनरेट करने का मौका भी ना मिले। और वो था, और यही उन्होंने किया। टीम के हर सदस्य ने आखिरी हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और उन्होंने अपने अलग अलग तत्वों को भी एक साथ जोड़ लिया। इस तरह उन्होंने बॉस को हरा दिया और खजाना हासिल कर लिया, जो आग के जादू से भरी एक बहुत ही ताकतवर तलवार थी। थोड़ी देर बाद जब वो रीजनर मैनर लौटे, तो एलन और एलेना ने अपने नए दोस्तों को अपने ताज़ा साहसिक कांड के बारे में हर डिटेल बतानी शुरू कर दी। अजीब तरह से उन्होंने वहां रॉबिन और आइजैक को पाया, जो दोनों उन्हें राजधानी ले जाने आए थे ताकि वो राजा से मिल सकें। हाँ, इसके बावजूद कि सब कुछ अनदेखा रहने की कोशिश करते हुए भी ताकुमी कहानी का हीरो था, और अपनी उपलब्धियों की वजह से वो राजमहल के दरवाजों तक अपना नाम पहुंचा चुका था। शुरू में गार्डिया की राजा से मिलने के विचार पर वो खास तौर पर मानने वाला नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इतनी ताकत वाले शख्स के साथ लेना देना करना मुश्किल हो सकता है। उससे और परेशानी खींच के आ सकता था, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाया। जब उसने पक्का कर लिया कि ट्विंस को इस आइडिया से कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मान गया। और इस तरह एलन और एलेना ने बाइली में अपने आखिरी दिन बिताए, अपने नए दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करते हुए। इसी बीच टकुमी के लिए एक भावुक पल था, जब रॉबिन, आइजैक और रेजनर ने उसे बताया कि हालांकि वो खून के रिश्ते से नहीं जुड़े थे, लेकिन उसके ट्विंस के साथ बनाए परिवार को देखकर उन्होंने ऐसा प्यारा परिवार शायद ही कभी देखा होगा। धीरे धीरे टकुमी को वो सब कुछ याद आने लगा जो उसने उनके साथ गुजारा था। अलन और एलेना के साथ बीते हुए महीनों के बारे में सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ था कि जिस तरह उसने उनकी रक्षा की थी और शायद उन्हें एक भयानक किस्मत से बचा लिया था, उसी तरह उन दोनों ने भी उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। अगले दिन राजधानी जाने का आखिरकार वक्त आ गया। शुरू में जुड़वा बच्चों ने अपने नए दोस्तों से अलग ना होने के लिए पीछे रहने की जिद की थी, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि दूसरा विकल्प तकुमी से बिछड़ना था, और ये कुछ ऐसा था जिसे वो कभी भी होने नहीं देते। इस तरह राजधानी की ओर उनकी यात्रा शुरू हो गई, फिर से, जहां उनके लिए नए चैलेंज जरूर इंतजार कर रहे थे, साथ ही और भी बड़े रोमांच। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और आपकी तारीफ भी हासिल कर पाई होगी। अगर आपको दूसरा सीजन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले हमारे लिए लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ज़्यादा एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि हर नए एनिमे रिलीज की अपडेट्स आपको मिल जाए। अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और हम मिलते हैं अगले एपिसोड्स में।